वाला हूँ, मुझे तो आज वैसे रेजोनेंस पढ़ाना चाहिए, रेजोनेंस नहीं पढ़ाऊंगा मैं, लेकिन बच्चों उस रेजोनेंस का एक यूज है जो मैं चाहता हूं कि अभी आप सुन लीजिए, जिससे मैं भविष्य में जब उसके बारे में बोलूं तो आपको पता चल जाए कि वो क्या है। देखो मैं अभी शुरू करूंगा रेजोनेंस, ठीक है, लेकिन मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों देखिए इस रेजोनेंस से हमें क्या क्या मतलब इस रेजोनेंस का एप्लीकेशन क्या, इस रेजोनेंस का यूज क्या है, इस रेजोनेंस से क्या क्या क्वेश्चन आएंगे। सबसे पहला आप ये बता सकते हैं कि कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, ये रेजोनेंस के थ्रू ही ये रेजोनेंस का एप्लीकेशन है। दूसरी चीज क्या है, आप बॉन्ड ऑर्डर बता सकते हैं, बॉन्ड लेंथ बता सकते हैं, कौन सा कम है कौन सा ज्यादा है। तीसरी बात क्या है, मेसोमेरिक इफेक्ट बता सकते हैं, प्लस एम माइनस एम बता सकते हैं, मेसोमेरिक इफेक्ट प्लस एम माइनस एम ये सब आप बता सकते हैं, ठीक है। मेसोमेरिक इफेक्ट में आप ये सब बता सकते हैं कि कौन सा प्लस एम है कौन सा माइनस एम है, आप ये सब बता सकते हैं। आर्यन दार्जी मैं तुझे रिमूव कर रहा हूं, बाहर चला जा। आर्यन दार्जी मैं तुझे फिर से कह रहा हूं, धवल को भी रिमूव कर देता हूं। मैंने अभी इनसे बोला था, अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि मैं बता देता हूं क्लास आप तभी अटेंड करेंगे। धवल यार बीच बीच में तेरा वीडियो कैसा ऑफ हो रहा है, एक बार सर मेरा वीडियो तो ऑन ही है। ये आर्यन दर्जी को रिमूव कर देता हूँ, ये क्लास नहीं लेगा, इसको रिमूव कर देता हूँ। आर्यन दर्जी को बाहर कर दिया, भाई तू आराम कर अब रूम पे। आर्यन दर्जी एक बार जिसको रिमूव करूंगा साहब ना, उसके बाद उसकी क्लास होगी ही नहीं। एक बार जरा देख लू किसका किसका वीडियो ऑफ है। शाहिल, शाहिल तेरा वीडियो ऑफ क्यों है साहिल? सर मेरा ऑन ही है। अब जाके ऑन किया है? ऑन ही है सर मेरा। हाँ तो ऑन ही रखना, तो फिर हमारा दोस्त मत देना। अच्छा अब मैं ना किसी से बोलूंगा नहीं कि आप ऑफ किए हो ऑन क्यों किए हैं, मैं आपको रिमूव कर दूंगा। अब मैं आपसे बोलूंगा नहीं, और अभी आप हमें एसएमएस ना करें, कोई मतलब नहीं है। मेरी आवाज अगर कट हो रही है तो साहब आप प्लीज नेटवर्क प्रॉब्लम आप चेक करें, क्योंकि बाकी और भी बच्चे बैठे हैं ना, करीब 70 बच्चे बैठे हैं, उनके पास आवाज जा रही है, अगर आपके पास नहीं आ रही है तो हो सकता है कि प्रॉब्लम हो। तो खैर मेरी बात सुनो, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि आज का जो टॉपिक है बच्चों, उस टॉपिक में हम लोग रेजोनेंस का जो एप्लीकेशन है यूज पढ़ने वाले हैं। और उसमें जो सबसे पहला यूज है जो मैं पढ़ाने वाला हूँ वो एरोमेटिक पढ़ाने वाला हूँ, कि मतलब किसी कंपाउंड को आप देख के बताएंगे ये एरोमेटिक है कि नहीं है, और ये एंटी एरोमेटिक है कि नहीं, ये नॉन एरोमेटिक है कि नहीं। बच्चों याद करो जब मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री शुरू किया था आपकी क्लास में, तो मैंने ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का क्लासिफिकेशन पढ़ाया था कि एक ओपन चेन कंपाउंड होता है, एक क्लोज चेन कंपाउंड होता है, एक साइक्लिक होता है, एलिफेटिक होता है, याद है? तो मैंने वहां पे थोड़ा मोड़ा हिंट ना एरोमेटिक का दिया था, बहुत हिंट नहीं दिया था, और मैंने बोला था कि भविष्य में इसके बारे में हम डिटेल पढ़ेंगे। तो बच्चों सबसे पहले मैं आपको एरोमेटिक पढ़ाने जा रहा हूँ। हमें एरोमेटिक की थियरी नहीं याद करनी, हमें एरोमेटिक ये देख के बताना कि साहब ये एरोमेटिक है कि नहीं। एक बात और सुन लीजिए, इस एरोमेटिक की डीपीपी में आज बोल रहा हूं कि जैसे क्लास खत्म होगा तुरंत दूंगा और शाम तक उसको सॉल्व कर लेना। तो पहले मैं सिखाऊंगा, उसके बाद आप क्वेश्चन का जवाब देंगे, ठीक है? सभी क्लास जवाब देंगे। पहले सुनिए, ध्यान सुनिए बच्चों, अगर आपके सामने कोई भी कंपाउंड दिख जाए, अगर वो कंपाउंड एरोमेटिक है बच्चों, तो सबसे ज्यादा हाईली स्टेबल होता है। एरोमेटिक कंपाउंड ना एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड होता है। यदि मान लीजिए आपके पास बहुत सारे कंपाउंड्स हैं जिसमें इंडक्टिव इफेक्ट भी लग रहा है, रेजोनेंस भी लग रहा है, सब कुछ लग रहा है, उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी लग रहा है बच्चों, यदि उसमें एरोमेटिक है तो उसको आप सबसे पहले लिखेंगे। इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि एरोमेटिक कंपाउंड में क्यों बता रहा हूं। इसलिए बता रहा हूं कि जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो एरोमेटिक की लिस्ट सबसे पहले लगाएंगे। एरोमेटिक कंपाउंड बच्चों एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है। अब इसकी पहचान कैसे करें, ध्यान सुनिएगा। सबसे पहला तो ये साइक्लिक होना चाहिए। साइक्लिक समझ गया ना, यह क्लोज चेन होना चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ, ओपन चेन कभी भी हमारा एरोमेटिक नहीं होगा, बात खत्म। ओपन चेन में एरोमेटिक सोचना ही नहीं। दूसरी चीज बच्चों, यह कॉन्जुगेटेड होना चाहिए। कॉन्जुगेटेड मतलब समझ गया ना, कॉन्जुगेटेड मतलब ये हुआ कि सिस्टम प्लेनर होना चाहिए, मतलब सभी के सभी sp2 या sp होना चाहिए। याद रखिएगा, यदि कॉन्जुगेशन नहीं, अच्छा कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में होना चाहिए, कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में होना चाहिए। यदि कॉन्जुगेशन नहीं है, यदि प्लेनर नहीं है, तो बच्चों एरोमेटिक के बारे में सोचना ही नहीं है। मैंने क्या क्या बोला, साइक्लिक होना चाहिए, प्लेनर मतलब sp2 आपको सबसे अधिक दिखेगा, sp भी प्लेनर ही बोला जाता है, आप अच्छे से जानते होंगे। एक लीनियर कोई लाइन तो प्लेनर ही होती है। तो बच्चों प्लेनर भी होना चाहिए,
कॉन्जुगेटेड, कॉन्जुगेटेड आपको पता ना, कॉन्जुगेशन मैंने जो 6 प्रकार का बताया था उसमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए। और बच्चों ये जरा लास्ट में देखिए 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन का फॉलो करना चाहिए। बच्चों इसको हकल्स रूल कहते हैं। 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है मुझे बताओ। यदि मैं n बराबर 0 रखूंगा, यदि मैं n बराबर 0 रखूंगा तो ये खत्म हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। यदि मैं n बराबर 2 रखूंगा तो यहाँ पे 2 रखूंगा, जैसे मान लो कि मेरे पास ये, मैंने बोला कि कोई भी एरोमेटिक कंपाउंड इसको फॉलो करना चाहिए, n की वैल्यू 0 रखिए तो क्या आएगा, अगर n की वैल्यू 0 रखेंगे तो बच्चों आएगा 2 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यदि किसी स्ट्रक्चर में ये सब कुछ फॉलो हो रहा है और उसके पास 2 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इसका मतलब वो एरोमेटिक है। अगर आपने n बराबर 1 रख दिया इस फॉर्मूले में तो आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यदि ये साइक्लिक है, प्लेनर है, कॉन्जुगेटेड है और उसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चों, तो ये एरोमेटिक है। याद रखिएगा ये सभी नियमों को वो रिंग फॉलो करना चाहिए। यदि वो सभी नियमों को फॉलो करेगा तभी एरोमेटिक है। एक बार फिर सुनिए, यदि n बराबर 2 रखूंगा तो बच्चों उसके अंदर 10 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए तब वो एरोमेटिक है। 14 पाई इलेक्ट्रॉन आना चाहिए जो एरोमेटिक है। बच्चों इस नियम को हकल्स नियम कहते हैं। हकल्स ने एरोमेटिक कंपाउंड के अंदर पाई इलेक्ट्रॉन को गिन के बताया था कि साहब इतने पाई इलेक्ट्रॉन होंगे तो कोई कंपाउंड एरोमेटिक होता है। अगर हमसे कोई पूछे हकल्स रूल किसे कहते हैं तो हम क्या बताएंगे, सर 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन को ही हकल्स रूल कहते हैं, अभी इसका यूज करते हैं। तो बच्चों मैंने क्या बोला, एरोमेटिक। अब थोड़ा सा हम एंटी एरोमेटिक की बात करते हैं। बच्चों एंटी एरोमेटिक में सीधा उल्टा है, हाईली अनस्टेबल होता है। एरोमेटिक सबसे ज्यादा स्टेबल होता है और एंटी एरोमेटिक में बच्चों सबसे ज्यादा अनस्टेबल होता है, सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड होता है। अब इसमें जरा कुछ मेन बातें सुन लीजिए। सबसे ज्यादा अनस्टेबल कंपाउंड, ठीक है, साइक्लिक ये भी होगा वो भी साइक्लिक है, प्लेनर ये भी होगा वो भी प्लेनर है, कॉन्जुगेशन इसमें भी होगा उसमें भी कॉन्जुगेशन है। लेकिन ऊपर वाले में 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन था, नीचे वाले में केवल और केवल 4n पाई इलेक्ट्रॉन है। मतलब यदि n बराबर 1 रखेंगे तो 4 इलेक्ट्रॉन। यदि बच्चों किस कोई रिंग सब कुछ फॉलो करने के बाद केवल और केवल अंदर का पाई इलेक्ट्रॉन केवल 4 रखता है बच्चों, तो आप उसको एंटी एरोमेटिक की लिस्ट में यूज करेंगे। अगर 8 रखता है तो एरोमेटिक की लिस्ट में यूज करेंगे, यदि 12 रखता है तो फिर एंटी एरोमेटिक, और 16 रखता है तो एंटी एरोमेटिक। एक बार फिर सुन लीजिए बच्चों, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक है और कोई कंपाउंड यदि एंटी एरोमेटिक है तो इन दोनों के नियम सब कुछ सेम है, लास्ट में अंतर है। अंतर क्या है, अगर कभी 2 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है, तो यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है। अगर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एरोमेटिक है, यहाँ पे 8 पाई इलेक्ट्रॉन है तो एंटी एरोमेटिक है। तो बस बच्चों यही अंतर है। अच्छा एक बात और सुन लीजिए, अगर कोई कंपाउंड एरोमेटिक भी ना हो और यदि कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक भी ना हो, मतलब यदि कोई कंपाउंड इन दोनों में से कुछ भी फॉलो ना करे, तो बच्चों उसको नॉन एरोमेटिक कहा जाता है। समझ गए, क्लियर हो गया। क्वेश्चन चालू करने से पहले एक बार फिर सुन लीजिए, एक बार क्वेश्चन चालू करने से सुन लीजिए, ऐसा नहीं कि सर क्वेश्चन चालू करने से पहले एक बार सभी लोग ध्यान से सुन लीजिए। देखो अभी हम किसी क्वेश्चन में ये आपको ये बताना है कि साहब ये एरोमेटिक है कि नहीं, ठीक है, आपको ये बताना है। अगर एरोमेटिक नहीं होगा तो आपको बताना है साहब एंटी एरोमेटिक है कि नहीं। अगर ये दोनों नहीं हुआ तो आपको आंसर किस में देना है, नॉन एरोमेटिक। ठीक, अब मुझे एक बात बताइए, ये क्या है, एक्स्ट्रा स्टेबल कंपाउंड, बहुत स्टेबल है, बहुत ज्यादा स्टेबल है। और ये क्या है, हाईली अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल, हाईली अनस्टेबल। तो मुझे एक बात बताइए, यदि मैं इन तीनों को अरेंज करना चाहूं स्टेबिलिटी के ऑर्डर में, तब क्या बोलेंगे आप? ये बोलेंगे सर सबसे ज्यादा कोई कंपाउंड किस में रहना पसंद करेगा, एरोमेटिक में। और यदि वो एरोमेटिक में नहीं है तो नॉन एरोमेटिक में रहना पसंद करेगा। क्यों, कम से कम एंटी एरोमेटिक तो कोई बनना नहीं चाहेगा यार। क्यों, हेलो कुछ आना बोल दो। हाँ हाँ। और बच्चों अगर मैं तीसरे नंबर की बात करूं, थर्ड नंबर की बात करूं, तो थर्ड नंबर की अगर मैं बात करूं तो वो एंटी एरोमेटिक होता है। बच्चों ये लिस्ट है, ये लिस्ट याद है, स्टेबिलिटी का ये लिस्ट है। देखो कोई भी कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं रहना चाहता, ठीक है, वो सबसे अधिक एरोमेटिक रहना चाहता, और नहीं तो कम से कम नॉन एरोमेटिक रहना चाहता, जिससे वो सुखी हो जाए। अब क्या रूल है, क्या रूल सुनो क्या है भाई साहब, इसमें भी कॉन्जुगेशन है, इसमें भी प्लेनर होना चाहिए, है ना, कॉन्जुगेशन प्लेनर होना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुन लीजिए, लास्ट वाला साहब, ये एरोमेटिक वाला 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन फॉलो करना चाहिए, 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन।
4n+2 का मतलब होता है यदि आप n बराबर 1 रखेंगे, 0 रखेंगे 0, तो बच्चों आएगा केवल 2 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि n बराबर 1 रखेंगे तो बच्चों आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन। और यदि n बराबर 2 रखेंगे तो ये आएगा 10 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब सब कुछ फॉलो करने के बाद यदि ये कोई भी कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो करता है तो एरोमेटिक है। लेकिन बच्चों अगर सब कुछ फॉलो करने के बाद कोई कंपाउंड हकल्स रूल को फॉलो ना करे, वो इस नियम को फॉलो करे 4n+ पाई इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों वो एंटी एरोमेटिक है। 4n मतलब n बराबर 0 तो रखेंगे तो 0 तो कोई मामला होगा नहीं। n बराबर 1 रखेंगे तो क्या आएगा, यदि 4 पाई इलेक्ट्रॉन आता है तो आप एंटी एरोमेटिक पे टिक लगाएंगे, यदि 8 आता है तो इस पे टिक लगाएंगे। और बच्चों यदि इन दोनों में कोई भी नहीं हुआ तब आप नॉन एरोमेटिक पे टिक लगाएंगे। चलो क्वेश्चन चालू करें, शुरू करें क्वेश्चन। तैयार हो? ठीक है, एक बात और सुन लीजिए बच्चों, कॉन्जुगेशन पूरे रिंग में होना चाहिए। क्यों? क्योंकि हम लोग एरोमेटिक पढ़ रहे हैं, एरोमेटिक कंपाउंड पढ़ रहे हैं। याद रखिएगा कोई भी कार्बन sp3 नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि पता है ना sp3 कोई भी एटम आपका नॉन प्लेनर होता है। और मैंने, यदि आपको याद हो तो मैंने बताया था कि नॉन प्लेनर सिस्टम में कभी भी कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। ठीक है, शुरू करते हैं। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा कि कौन से बैच ने मुझे आंसर दिया, मैं लिखूंगा और लास्ट में ये चेक करूंगा कि किस बैच ने मुझे सबसे ज्यादा आंसर दिया, है ना। मतलब जो भी हर प्रकार का बैच यहाँ बैठा हुआ है, जेई बैठा हुआ है, उसके बाद हमारे नीट बॉयज बैठे हुए हैं, नीट गर्ल्स बैठे हुए हैं, और उसके बाद हॉस्टल के प्रॉपर के बच्चे बैठे हुए हैं। तो बच्चों ये पहला क्वेश्चन मैं बताता हूँ, उसके बाद आपको सॉल्व करना। मैं थोड़ा सा इसकी लेंथ बढ़ा देता हूँ जिससे आपको ये क्वेश्चन दिखे। देखिए पहला क्वेश्चन मैं सॉल्व करूंगा, ठीक है, मैं पहला क्वेश्चन सॉल्व करूंगा, ठीक है। मुझे बताओ साइक्लिक है? यस सर साइक्लिक है। प्लेनर भी है, प्लेनर मतलब चेक कर लो, ये भी sp2 है, ये भी sp2 और ये भी sp2 है, प्लेनर है सब, कोई दिक्कत? क्या कॉन्जुगेशन है? बिल्कुल कॉन्जुगेशन, देख लो पाई सिग्मा वैकेंट p ऑर्बिटल, भाई यहाँ पे CH2 है ना, अब यहाँ का क्या मतलब CH2 प्लस वैकेंट ऑर्बिटल है, बात खत्म। ठीक है यहाँ तक। चलो पाई इलेक्ट्रॉन चेक करो, पाई इलेक्ट्रॉन इसमें कितना पाई बॉन्ड है? एक पाई बॉन्ड है। और एक पाई बॉन्ड में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब यहाँ पे 2 पाई इलेक्ट्रॉन है। और मैंने बताया था कि यदि सब कुछ फॉलो करे और साथ में यदि कोई 4n+2 रूल को फॉलो करे, 4n+2 मतलब 2 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 10 पाई इलेक्ट्रॉन, तो बच्चों वो हमेशा एरोमेटिक होता है। क्या क्या समझ गए कैसे एरोमेटिक पहचान करनी है? चलो मुझे दूसरा क्वेश्चन के बारे में बताओ जल्दी से, फास्ट, बस इतना बताओ। एरोमेटिक, साइक्लिक, एरोमेटिक, कितने पाई इलेक्ट्रॉन? कॉन्जुगेशन भी है, सिंपल, समझ में आ रहा है कैसे करना है? चलो तीसरा क्वेश्चन तो एरोमेटिक है, बेंजीन है, आपको अच्छे से पता है क्या कॉन्जुगेशन भी है, प्लेनर भी है, सब कुछ है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन भी और एरोमेटिक। मुझे इस क्वेश्चन के बारे में बताया जाए, इस क्वेश्चन के बारे में, फोर्थ वाले क्वेश्चन के बारे में। जरा मैं एरोमेटिक, जरा मैं इस क्वेश्चन के बारे में थोड़ा सा एक छोटा सा हिंट दे दूं आपको। जरा मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ, जरा स्क्रीन पर सब लोग ध्यान दें। छोटा सा हिंट क्या, सुनो हिंट क्या है बच्चों, जब कभी भी आपको कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों दिखाई दे, ध्यान सुनिएगा, जब कभी कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों दिखाई दे, जैसे मान लो ये क्वेश्चन है pyridine, आपको अच्छे से पता है इसका नाम pyridine होता है, ये हेट्रोसाइक्लिक एरोमेटिक कंपाउंड है। और ये बच्चों ये pyridine है, ये आपका ये pyridine है, ये रहा pyridine। मैं यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देता हूँ, ये आपका pyridine है, ये नाइट्रोजन बना देता हूँ यहाँ पे, ये pyridine है, ऐसे डबल बॉन्ड, और बच्चों यहाँ पे लोन पेयर बना देता हूँ। तो बच्चों जब कभी कॉन्जुगेशन करोगे तो आपके मन में डाउट क्या आएगा, सर लोन पेयर भी तो कॉन्जुगेशन का हिस्सा हम ले सकते हैं। तो मुझे बताओ, ये लोन पेयर भी यहाँ पे और ये डबल बॉन्ड भी, ये दोनों कॉन्जुगेशन में जा सकता है। जब कभी भी इस प्रकार का प्रश्न आए तो बच्चों हमेशा डबल बॉन्ड को प्रीफर करना चाहिए, मतलब हमेशा ना कॉन्जुगेशन में डबल बॉन्ड को लेना चाहिए। तो बच्चों मुझे बता दो, अगर कॉन्जुगेशन में आप ये ले रहे हो पाई सिग्मा पाई, तो बच्चों ये लोन पेयर तो छूट जाएगा, ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है। हेलो, लोन पेयर तो यहाँ पे लोकलाइज है, लोकलाइज मतलब ये कॉन्जुगेशन का पार्ट नहीं है।
ठीक है, कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है ना, क्योंकि आपने कॉन्जुगेशन के हिस्से में डबल बॉन्ड को ले लिया है। तो बच्चों जब ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है तो ये लोन पेयर, ये तो sp2 हो ही जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है। क्यों? जब भी कभी डबल बॉन्ड और लोन पेयर दोनों दिखाई दे तो आप केवल और केवल डबल बॉन्ड को प्रीफर किया करें। कुछ जगह एक्सेप्शन हो सकता है, वो बाद में विचार करेंगे। ठीक है, तो जरा गिन लो, मुझे बताओ कितने पाई इलेक्ट्रॉन है? 1 2 3, 3 मतलब 6 पाई इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन। एरोमेटिक। ठीक है, समझ में आ गया क्वेश्चन कैसे करना है? नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए तैयार हो सब लोग? चलो जरा मुझे फटाफट जल्दी जल्दी आंसर बताओ। सबको रिक्वेस्ट करता हूँ जरा सब लोग स्क्रीन पे देखेंगे। भाई इधर देख ले यार। क्वेश्चन तो ये हो गया आपका, ये क्वेश्चन हो गया, ये एरोमेटिक है। ये एरोमेटिक है क्यों? क्योंकि इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। अरे याद कर लो ना यार, 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 6 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। ठीक है, लेकिन अगर 4 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एंटी एरोमेटिक, और 8 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा तो एंटी एरोमेटिक। इतना याद कर लो, हो गया आंसर। हाँ, लेकिन दोनों रूल फॉलो होना चाहिए। चलो ठीक है, अब इस क्वेश्चन को देखो। नॉन एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। आपको मैं जरा मेरी बात सुन लीजिए, जरा थोड़ा मेरी बात सुन लीजिए, थोड़ा सा कंफ्यूजन दूर करें, है ना। मुझे एक चीज बताइए, पहले बता कॉन्जुगेशन है कि नहीं है? साइक्लिक है? यस सर। कॉन्जुगेशन यस सर। हाँ है। यस सर। लेकिन नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एरोमेटिक। ठीक है, इसका नाम होता है पाई पीरियडिन, इसका नाम होता है। खैर नेक्स्ट क्वेश्चन, इसका बारे में बताओ, इसके बारे में। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक। 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक। अच्छा मैं एक बात बताना चाहता हूँ, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है बच्चों, तो एक लोन पेयर ही डीलोकलाइज होगा, मतलब एक लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन का हिस्सा होगा, एक लोन पेयर यही पड़ा होगा, वो कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं होता। ठीक है, आप याद करिएगा, जब भी कभी ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर हो तो उसमें एक ऑक्सीजन ही डीलोकलाइज होगा, जो जाके रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगा, दूसरा वाला वो प्लेन से बाहर चला जाएगा। कैसे? मुझे बताओ, अगर कोई लगातार 2 पाई बॉन्ड हो तो क्या होता है? एक पाई बॉन्ड प्लेन में होता है, दूसरा पाई बॉन्ड को प्लेन से बाहर जाना पड़ता है। तो आप उसी तरह विचार करें, यदि कोई 2 लोन पेयर एक साथ हो तो एक लोन पेयर प्लेन में होगा और एक लोन पेयर प्लेन से बाहर होगा। भाई ध्रुविल तो इधर देख के आंसर दिया कर। ध्रुविल पटेल, मैं कहा देख रहा? ध्रुविल पटेल इधर भी देख ले। चल क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर, ये तो मैंने बता दिया, खुद बताया कैसे। मुझे बताओ, क्या ये कार्बन sp3 है? साइक्लिक तो है लेकिन प्लेनर नहीं है, कॉन्जुगेशन नहीं है, और ये जब कुछ भी नहीं होता बच्चों, याद रखना गलती से ना आप ये मत चेक करना सर 2 पाई इलेक्ट्रॉन, फिर गलती हो जाएगा बच्चों। सभी रिंग अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं तो ऐसा नहीं कि वो एरोमेटिक है बच्चों, सभी नियम फॉलो होना चाहिए बच्चों। ये नॉन एरोमेटिक है, ना ये एरोमेटिक है ना तो एंटी एरोमेटिक है बच्चों, तो ये नॉन एरोमेटिक की लिस्ट में आएगा। देखो जब कभी प्लेनर ना हो कोई भी चीज, जब कोई चीज में कॉन्जुगेशन ना हो तो उसको नॉन एरोमेटिक में लिख देना चाहिए। जैसे इस क्वेश्चन को देखिए, इस क्वेश्चन में कॉन्जुगेशन है, प्लेनर है, कॉन्जुगेशन भी है, सब कुछ है, लेकिन इलेक्ट्रॉन कितने हैं? मात्र 4 पाई इलेक्ट्रॉन। 4 ही है ना? क्या गिन रहा हूं मैं यार, कुछ गलती हो रही है थोड़ा सा। 2 ही। होगा ना। थोड़ा सा मुझे बोलने दे, थोड़ा सा वेट कर ले, थोड़ा सा मैं सोच रहा हूँ कि हमें आप बोलने देंगे तो मैं शायद हो सकता है थोड़ा ठीक ठाक बताऊं। थोड़ा सा मुझे डाउट हो रहा है तो मुझे बोलने दिया जाए। एंटी एरोमेटिक, एक मिनट, ध्यान सुनिए, जरा ध्यान सुनिए सब लोग, जरा ध्यान सुनिएगा। यदि कोई लोन पेयर, ठीक है, यदि कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट हो, यदि कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन का पार्ट हो, यदि कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन का
पार्ट हो उसे भी पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं। मैंने क्या बोला एक बार फिर सुनिए। यदि कोई देखो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन तो हमें काउंट करना ही है, नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन काउंट करना ही है तो सही है, लेकिन बच्चों हमें इसको भी काउंट कर लेना यदि कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा हो तो। एक बार फिर सुनिए, पाई बॉन्ड में पाई इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है बच्चों। लोन पेयर भी पाई इलेक्ट्रॉन ही होते हैं यदि वो कॉन्जुगेशन का हिस्सा हो तो। एक बार फिर सुन लीजिए, यदि कोई लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा हो तो उसे भी पाई इलेक्ट्रॉन ही गिनना है, हमको पाई इलेक्ट्रॉन ही गिनना है। ठीक है, तो जरा अपनी गलतियां सुधारें हम सभी लोग, अपनी गलतियां, यदि अगर हिस्सेदारी हुआ तब की बात कर रहा हूँ, कृपया अपनी गलतियां सुधारें जहां जहां गलती है। मुझे बताओ यहाँ पे तो पाई इलेक्ट्रॉन नहीं गिनना ना, ये तो लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है, नहीं है ना, अभी बताया तो था पेरिडिन में, पेरिडिन में नहीं है ना, पेरिडिन में ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा नहीं है कि इसकी जरूरत नहीं है। लेकिन मुझे इसका बताओ पाई पेरिडिन में क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और ये क्या हो जाएगा? एरोमेटिक। इसका बताओ, इसका 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ एरोमेटिक। के पास 2 लोन पेयर, इस ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर है, केवल एक लोन पेयर ही कॉन्जुगेशन का हिस्सा है, तो केवल एक लोन पेयर ही गिनेंगे, तो ये हो जाएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन और ये भी हो जाएगा एरोमेटिक। ठीक है, इसके बारे में बताइए, ये कॉन्जुगेशन का हिस्सा है तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन ये हो जाएगा एंटी एरोमेटिक। बच्चों मुझे बताइए फ्री रेडिकल कॉन्जुगेशन का हिस्सा है? फ्री रेडिकल है हो जाएगा 3 पाई इलेक्ट्रॉन। मुझे बताओ क्या आपने 3 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक कहीं देखा? कहीं भी नहीं देखा ना? ठीक है ना? जब भी कभी भी कोई भी आपका जो सामने वाला कंपाउंड दिखाई दे, ना कि वो एरोमेटिक हो ना तो एंटी एरोमेटिक हो, तो बच्चों उसको हमेशा इसी लिस्ट में आपको लिखना है। चलिए अच्छा एक बात और सुन लीजिए, एक बार और सुन लीजिए, साइक्लिक में प्रेजेंट जितने भी एटम है सब कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, मैं बार बार कह रहा हूं। चलो इस क्वेश्चन का आंसर बताओ, 10वें क्वेश्चन में एरोमेटिक है कि नहीं है? तो है क्या? ये क्या है 10वां क्वेश्चन? नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक। नॉन एरोमेटिक है। क्यों नॉन एरोमेटिक हो गया? ये कार्बन जो है ना ये sp3 है, जो कि नॉन प्लेनर है, कॉन्जुगेशन होगा नहीं। भाई साहब एकदम बिल्कुल साफ साफ देख लीजिए, ये कॉन्जुगेशन होगा नहीं, ये नॉन एरोमेटिक है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे बताइए, 11वां नंबर का बताइए। एंटी एरोमेटिक। एंटी एरोमेटिक क्योंकि यहाँ पे 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। भाई प्लस का मतलब कोई इलेक्ट्रॉन थोड़े होता। इसका बताओ, इसका 12 वाला एरोमेटिक। एरोमेटिक है। ठीक है, मुझे बताओ 7 इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। चलिए मुझे इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। एंटी एरोमेटिक। कितने? ये 2 4 6 और 2 8 पाई इलेक्ट्रॉन। और बच्चों 8 पाई इलेक्ट्रॉन क्या होता है? एंटी एरोमेटिक। एक बात और सुन लीजिए, एक बात फिर सुन लीजिए, यदि अच्छा पहले इस क्वेश्चन में 15 का आंसर बताइए क्या है? नॉन एरोमेटिक। देखो इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, लेकिन जरूरी नहीं कि जिसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन वो एरोमेटिक भी हो जाए। क्यों? क्योंकि ये जो कार्बन है बच्चों ये प्लेनर नहीं है, नॉन प्लेनर sp3 है, और ये कॉन्जुगेशन होगा नहीं। रिंग का सभी सदस्य कॉन्जुगेशन में होना चाहिए, तो बच्चों ये नॉन एरोमेटिक की लिस्ट में काउंट करेंगे। मुझे बताइए क्वेश्चन में 16 नॉन एरोमेटिक इलेक्ट्रॉन है, लेकिन फिर भी ये नॉन एरोमेटिक है। भाई बाकी लोग भी आंसर दिया करे, तो लोग क्या कर रहा है? बाकी लोग भी आंसर दे यार, जो लोग बैठे हुए हैं यहाँ पर और लोग। धीरज सो रहा है क्या? आंसर दिया करे यार, कुछ हाँ ना बोल, कुछ भी बोला करे यार। बाकी तेजस पटेल सब लोग आंसर बोला यार, ध्रुव पटेल आंसर दिया करो यार। इसका आंसर बताओ क्वेश्चन 17। एरोमेटिक। कैसे? 1 2 3 4 5 6 7। आप देख लीजिए कॉन्जुगेशन भी है। 7 मतलब कितने पाई इलेक्ट्रॉन? 14। तो मुझे बताओ क्या 2 पाई इलेक्ट्रॉन पे एरोमेटिक होता है? यस। क्या 6 पे होता है? क्या 10 पे होता है? 14 पे होता है? तब ये एरोमेटिक तो है, ये एरोमेटिक है। ठीक है,
अच्छा कॉन्जुगेशन भी है, कॉन्जुगेशन देखो कॉन्जुगेशन है कि नहीं, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, मुझे इसके बारे में बताओ। हाँ एरोमेटिक एरोमेटिक वाला दो पाई इलेक्ट्रॉन है एरोमेटिक। जरा मुझे ये बताओ क्वेश्चन नंबर 19 एंटी एरोमेटिक 5 इलेक्ट्रॉन 4 पाई इलेक्ट्रॉन कॉन्जुगेशन मतलब एंटी एरोमेटिक, हाईली अनस्टेबल है बच्चों, हाईली अनस्टेबल। चलिए कोई बात नहीं। क्वेश्चन नंबर ये बताइए 20 नॉन एरोमेटिक नॉन एरोमेटिक, इसकी बात ही नहीं हो पाएगी। क्वेश्चन नंबर 21 बताओ। एरोमेटिक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे एक पाई बॉन्ड छूट रहा है, मुझे ऐसा फील हो रहा है यहाँ पे पाई बॉन्ड छूट रहा है यार, मुझे बता यहाँ पे पाई बॉन्ड छूट रहा है क्या? हाँ यहाँ पाई बॉन्ड छूट रहा है, नाइट्रोजन की वैलेंसी पूरी नहीं है ना 3। अब बोलो एंटी एरोमेटिक कैसे एंटी एरोमेटिक? मुझे बताओ क्या, मुझे बताओ क्या ये लोन पेयर कॉन्जुगेशन का हिस्सा है क्या? क्या ये लोन पेयर? नहीं है तो काउंट नहीं करेंगे, जरा गिनो 1 2 3। एरोमेटिक एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक है ना, एरोमेटिक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन बताओ। ये बताओ, ये पहले बताओ कॉन्जुगेशन है क्या? कौन बताए कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन है बोरान के पास सेकंड ऑर्बिटल होता है, मैंने बताया था। ठीक है आगे बोलो जल्दी से, आगे बोलो जल्दी से आंसर। एरोमेटिक एरोमेटिक है। ठीक। चलो ये बता क्वेश्चन नंबर 23 बता जल्दी से। एंटी एरोमेटिक हाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है एंटी एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक है बच्चों, एंटी एरोमेटिक। ये क्वेश्चन नंबर 24 कॉन्जुगेशन भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है और ये एरोमेटिक भी है। ठीक है ना, कॉन्जुगेशन सब कुछ है, ये एरोमेटिक भी है। आप देख रहे हो ना, किसी प्रश्न को देख के आप तुरंत बता सकते हैं कि एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक कौन सा है ना। तो मुझे लगता है कि डीपीपी भी आप तुरंत जल्दी जल्दी सॉल्व कर ही लेंगे, 2 मिनट लगे 10 मिनट लगेगा डीपी सॉल्व करने में, एरोमेटिक। ठीक है 25 एरोमेटिक एक बात और सुन लो, इस बार के नीट के पेपर में फाइनल में एक न एक क्वेश्चन जरूर पूछेगा, बताओ इसमें कौन सा एरोमेटिक है कौन सा एंटी एरोमेटिक। सुन लो, और उसमें से जो भी क्वेश्चन आएगा इसी नोट से आएगा। अब ऐसा नहीं कि नोट्स याद कर लो, नहीं, कंसेप्ट याद करो। ठीक है, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। क्यों? क्योंकि ये भी और ये भी सब कॉन्जुगेशन का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 26 कौन बताएगा? एंटी एरोमेटिक। अरे भाई साहब इसके पास लोन पेयर था ना। एरोमेटिक चलो ठीक है, एक मिनट मैं पूछ लेता हूँ। सबसे पहला मैं 12th बी से पूछता हूँ, 12th बी प्रॉपर के बच्चों में पहले उनमें से कोई एक आंसर बता, कोई भी। चल तीरथ नायक तू ही बता दे, बोल। एरोमेटिक होगा सर। एरोमेटिक, बस अब लोन पेयर हाँ हो गया, बस हो गया एरोमेटिक। ठीक है एक गर्ल्स में 12th बी में गर्ल्स में कोई भी, अनवी पटेल, संध्या, कोई भी आंसर बोलो। सर sp3 है, नॉन एरोमेटिक नहीं होगा? नहीं मुझे आप एक ही आंसर दीजिए ना, आप एंटी एरोमेटिक नॉन सब दे रही, एक ही आंसर बताइए बस। आप एंटी एरोमेटिक। ठीक है, इसके बाद बॉयज, 12th बॉयज हॉस्टल में आंसर कोई भी एक एंटी एरोमेटिक। चलो एक आंसर आ गया। इसके बाद 12th गर्ल्स में हॉस्टल में कोई भी एक। नॉन एरोमेटिक बिल्कुल सही बात है, ये नॉन एरोमेटिक है, ये कुछ है ही नहीं। क्यों? क्योंकि ये फुलफिल्ड है, ये यहाँ कॉन्जुगेशन होगा ही नहीं भाई। नाइट्रोजन ने ऑलरेडी 4 बॉन्ड बना रखा है, यहाँ कॉन्जुगेशन पॉसिबल नहीं है। बिल्कुल 12th गर्ल्स का आंसर सही है साहब। ये ना तो एरोमेटिक है, ना तो ये एंटी एरोमेटिक है, ये नॉन एरोमेटिक है भाई साहब। ये कॉन्जुगेशन होगा नहीं ना, ये नाइट्रोजन आपका sp3 हो गया। ये अरे यार ये लोन पेयर प्लेन में कहाँ है जो आप कॉन्जुगेशन में हिस्से में ले जाओगे? वैसे भी नाइट्रोजन का ऑक्टेट कंप्लीट है, जाएगा ही नहीं। समझ नहीं पा रहे हो यार ये प्लेनर भी तो होना चाहिए कॉन्जुगेशन में जाने के लिए। मैंने क्या बोला? रिंग का प्रत्येक खानदान का सदस्य प्लेनर होना चाहिए, कोई भी एक नहीं है, नाइट्रोजन नहीं है।
भाई कॉन्जुगेशन नहीं है ना, कॉन्जुगेशन नहीं है तो आप 6 पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, 4 पाई इलेक्ट्रॉन गिनो, क्या मतलब है? नॉन एरोमेटिक पे टिक लगेगा ना। क्वेश्चन नंबर 20 से अच्छा क्वेश्चन, खैर कोई बात नहीं। तो बच्चों ये मैंने एरोमेटिक के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करा दी और मुझे पूरा विश्वास है कि जैसे मैं डीपीपी दूंगा 10 मिनट में आप डीपी सॉल्व करके मुझे आंसर भी बता देंगे, ठीक है। लेकिन बच्चों कुछ क्वेश्चन ऐसे है ना जिसमें बड़ा तकलीफ होता है। तकलीफ मतलब उसमें ऐसा लगता है ना कि एरोमेटिक बताऊं कि ना बताऊं, ठीक है। तो जरा उस क्वेश्चन को जरा सॉल्व कर लेते हैं। यहां तक किसी कोई तकलीफ है? किसी के मन में कोई डाउट हो तुरंत पूछ लो, अभी डाउट है पूछ लो। कोई भी डाउट आपको लगता है सर मुझे एरोमेटिक सॉल्व करते समय ये डाउट आया, पूछो जरा। तो कोई भी डाउट? तीर्थ पटेल, जेम्स पटेल, अनवी, क्या आपको कोई डाउट है? नहीं सर। ठीक है। किसी कोई डाउट, किसी की कोई भी जैसे कोई डाउट लग रहा, कोई भी गर्ल्स बॉयज में किसी को भी डाउट लग रहा है, किसी को लग रहा सर ये डाउट है, तो आप मुझे तुरंत पूछिए। स्मिथ पटेल कोई डाउट है? नहीं सर। निशार पटेल कोई डाउट? नहीं सर। नहीं है डाउट, बहुत बढ़िया। किसी कोई डाउट तो नहीं है ना, तो आगे बढ़ूं मैं। अब जय पटेल भैया कोई डाउट है आपको? नहीं डाउट, ठीक है आगे बढ़े। ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अच्छा एक बात तो कंफर्म हो गया ना कि आप किसी कंपाउंड को देख के आप बता सकते हैं कि वो एरोमेटिक है कि नहीं। क्यों? क्योंकि जीएसबी बोर्ड में भी आप एरोमेटिक कंपाउंड की रिएक्शन पढ़ने वाले हैं, जैसे फिनॉल का ये सब पढ़ने वाले हैं ना, तो सब ये सब एरोमेटिक कंपाउंड ही तो है, लेकिन आप बता सकते हैं। खैर तो शुरू करते हैं भाई। अब एक क्वेश्चन पे जरा पहले मैं एक क्वेश्चन लिख दूं। मैं थोड़ा सा एक क्वेश्चन जरा लिख दूं, जरा देखिए, जरा ध्यान सुनिएगा ना। ऐसे कंपाउंड में गलती हो जाती है, क्योंकि आपका पेपर जो है एम्स के साथ है ना, थोड़ा सा तो कंसेप्ट वाइज पेपर आएगा, है ना बच्चों। थोड़ा सा जरा ध्यान से देखना ना, क्योंकि मान लीजिए आप एरोमेटिक सॉल्व तो कर लेंगे, लेकिन अगर ये क्वेश्चन आएगा तो हो सकता है कि आप कंफ्यूज हैं कि मुझे क्या बताना चाहिए। जरा ध्यान से देखिएगा, मैं आपके सामने लिख रहा हूँ, देखिएगा जरा इस कंपाउंड को। मैंने यहाँ पर डबल बॉन्ड बना दिया और बच्चों यहाँ भी डबल बॉन्ड बना दिया और यहाँ ऑक्सीजन लिख दिया, ठीक है। यहाँ पे ऑक्सीजन लिख दिया। जरा मैं देख लूँ क्या मैं एकदम सेम क्वेश्चन लिखा हूँ। हाँ ठीक, मैंने लिख दिया। तो बच्चों समस्या क्या आती है, जरा ध्यान से सुनो। समस्या ये आती है कि प्रश्न ये पूछेगा कि बताओ ये एरोमेटिक है कि नहीं। तो बच्चों प्रश्न क्या है? प्रश्न ये है कि बीच का ये जो डबल बॉन्ड दिख रहा है ना, ये डबल बॉन्ड रिंग का भी हिस्सा और ऑक्सीजन का भी हिस्सा है। मेरे बात को समझिए आप। ये जो डबल बॉन्ड आप जो देख पा रहे हैं, ये जो डबल बॉन्ड देख पा रहे हैं, ये डबल बॉन्ड इस रिंग का भी हिस्सा है और इस ऑक्सीजन का भी हिस्सा है। प्रश्न ये है कि सर मुझे इस डबल बॉन्ड को किधर काउंट करना चाहिए। तो बच्चों ध्यान से सुनो, होता क्या है ना, ये पाई बॉन्ड ना ये टूट के ना इसकी तरफ आता है। किसकी तरफ? मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आता है। तो जैसे ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट की तरफ आता है, जरा मुझे बताओ अब क्या सीन हो जाएगा। अब सीन ये हो जाएगा कि ये तो यही था और बच्चों ये ऑक्सीजन आ गया, इस ऑक्सीजन पर माइनस आ जाता है और इस पे प्लस आ जाता है। अब मुझे बताओ इस रिंग के बारे में बताओ, क्या ये रिंग एरोमेटिक है कि नहीं, मुझे इतना बताओ। ये रिंग एरोमेटिक, कॉन्जुगेशन भी है, 2 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, ये रिंग क्या हो गया? एरोमेटिक हो गया। एरोमेटिक। तो बच्चों ऐसे एरोमेटिक का नाम होता है क्वैसी एरोमेटिक। इसका नाम है क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड बोला जाता है। क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड किसे कहते हैं? क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें कोई भी चार्ज डेवलप होने के कारण यदि कोई कंपाउंड एरोमेटिक हो जाता है तो ऐसे कंपाउंड को क्वैसी एरोमेटिक कहते हैं। और मैं बताना चाहता हूं कि बच्चों ये हाईली स्टेबल कंपाउंड होता है। इसका डाइपोल मोमेंट भी बहुत ज्यादा होता है, इसका मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट भी बहुत ज्यादा होता है और ये सबसे ज्यादा स्टेबल कंपाउंड है। तो मुझे बताओ क्या आप क्वेश्चन को देख के बता पाएंगे कि क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं? ठीक है, जरा मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिए। अगर क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड है तो आपको बोलना है यस, यदि नहीं है तो आपको बोलना है नो। ठीक है, जरा मेरे दूसरे प्रश्न का जवाब दीजिएगा, क्या ध्यान से देखिएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 में आपको बताना कि ये क्वैसी एरोमेटिक कंपाउंड है कि नहीं। यस है? तो जरा चेक कर लेते हैं अगर है तो।
अभी पता चल जाएगा है कि नहीं है। एंटी एरोमेटिक कहाँ है, मुझे तो नहीं दिख रहा यार, इसमें तो 4 पाई इलेक्ट्रॉन है यार। हाँ और 4 पाई इलेक्ट्रॉन हमने तो सब एंटी एरोमेटिक सुना है यार। सब ये क्वेसी एरोमेटिक कंपाउंड है ही नहीं। क्या आपको क्या लग रहा है जो भी रिंग डबल बॉन्ड और वो दिखेगा सब क्वेसी एरोमेटिक है? अरे आप पूरी बात मेरी समझिए, मेरी बात सुनिएगा, ध्यान सुनिए। जब भी कभी भी कोई भी चार्ज डेवलप हो जाए और चार्ज डेवलप होने के बाद वो एरोमेटिक हो तो वो कैसे एरोमेटिक कहते हैं बच्चों। यहाँ पे चार्ज डेवलप होने के बाद भी एरोमेटिक थोड़ा ही एंटी एरोमेटिक है, ये क्वेसी एरोमेटिक नहीं है। मैं बताना चाहता हूं ये क्वेश्चन जेई में आ चुका है। अच्छा जेई में कैसे आया था कि बताइए। अच्छा मुझे बताओ, अगर ये क्वेश्चन अगर ये एंटी एरोमेटिक है तो मुझे बताओ क्या ये हाईली अनस्टेबल होगा? हाईली अनस्टेबल, सबसे कम स्टेबल होगा। तो बच्चों प्रश्न ऐसे पूछ सकता है, बताओ इसमें, मेरी बात सुनिए। अगर मान लीजिए क्वेसी एरोमेटिक नाम से ना पूछो तो क्या पूछ सकता है? बताओ इसमें सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा है? इसका मतलब क्वेसी एरोमेटिक या एरोमेटिक वाला क्वेश्चन है। बताओ इसमें सबसे कम स्टेबल कौन सा है? इसका मतलब जो क्वेसी एरोमेटिक ना हो, इसका मतलब जो एंटी एरोमेटिक है, हमें उस पर ही क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, क्या सभी लोग तैयार हो क्वेश्चन सॉल्व करने समय? तैयार हो? ठीक, शुरू करते हैं। तो एक क्वेश्चन और बता देता हूं जिससे आपको जवाब देने में आसानी होगी। जरा देखिएगा, एक क्वेश्चन मैं और सुन लीजिए, उसके बाद आपका जवाब सुनना चाहता हूं मैं, फटाफट जवाब दीजिएगा बच्चों। ये क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन की लिस्ट में आता है और मुझे पता है कि अब आप किसी क्वेश्चन को देख के बता सकते हैं कि क्वेसी एरोमेटिक है कि नहीं। बड़ा सिंपल है, लेकिन मैं आपके सामने एक क्वेश्चन और लिखना चाहता हूँ। यदि आप अलाउ करें तो एक क्वेश्चन और लिख देता हूं मैं। अगर आप ध्यान से पढ़ेंगे ना बच्चों तो आपकी आज की क्लास में आपको बहुत मजा आने वाला। क्यों? क्योंकि आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ऐसी ऐसी बातें सीखेंगे ना जो आगे चल के ना आपको जीएसबी में या बाकी सब चीजों में बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने वाली है। जैसे बच्चों ये प्रश्न है, मान लीजिए कि हमें डाउट है कि ये क्वेसी एरोमेटिक है कि नहीं। क्यों डाउट है? क्योंकि आपको पता है ना कि अभी आप प्रकेश सर ने ये बताया था कि जब कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो पाई बॉन्ड उसकी तरफ टूट के चला जाता है। भाई अगर कोई मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट हो तो, लेकिन यहाँ समस्या क्या है? समस्या ये है कि सर ये भी sp2 है और ये भी sp2 है, दोनों की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, तो फिर सर ये पाई बॉन्ड टूट के जाएगा कहाँ? भाई ये क्वेसी एरोमेटिक तो है क्योंकि दो रिंग के बीच में एक डबल बॉन्ड है। ये डबल बॉन्ड किसका हिस्सा हमें नहीं पता है। तो बच्चों अब देखो यहाँ पे दिमाग लगाना चाहिए। क्या दिमाग लगाना चाहिए? इस पाई बॉन्ड को उस डायरेक्शन में आप ब्रेक करके ले जाओ जिस डायरेक्शन में आपको फायदा दिखाई दे। फायदा मतलब जिस डायरेक्शन वो टूटने के बाद एरोमेटिक बन जाए। कैसे? मान लो कि मैंने इधर की ये तोड़ा, मुझे बताओ अब क्या सीन बनेगा, जरा मुझे बता दीजिए। क्या इस ये पाई बॉन्ड टूट चुका है और ये पाई बॉन्ड टूटने के बाद बताओ क्या सीन है, जरा मुझे बता दो। क्या इस पे माइनस आएगा? माइनस मतलब 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे, और क्या इस पे प्लस आएगा? मुझे बताओ क्या ये 2 पाई इलेक्ट्रॉन है? 2 पाई इलेक्ट्रॉन। क्या ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है? हाँ। क्या ये दोनों एरोमेटिक हो चुका है? इसका मतलब क्वेसी एरोमेटिक। लेकिन बच्चों मैं आपको बता दूं कि यदि आप दोनों में से कोई भी स्टूडेंट, यदि आप में से कोई भी, ठीक है जडेजा भरत सिंह, ओके मेरी बात सुनो, यदि आप में से कोई भी स्टूडेंट यदि अगर गलती से ये पाई बॉन्ड इधर की तरफ तोड़ के ले जाता होगा तो मैं बताना चाहता हूं बच्चों दोनों स्ट्रक्चर अनस्टेबल हो जाता, दोनों एंटी एरोमेटिक हो जाता, जो कि हाईली अनस्टेबल है। आपको पता है ना दुनिया में सब चाहते हैं कि मैं स्टेबल हो जाऊं। तो बच्चों ये कंपाउंड भी उधर की तरफ ही अपने पाई बॉन्ड को तोड़ने देगा जिधर की तरफ ज्यादा सुखी है ये। तो ऐसा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन स्टार्ट करें, अब तो हो जाएगा। शुरू करते हैं। आपको बताना है कि क्वेसी एरोमेटिक है कि नहीं। यदि है तो आपको बताना है। अगर आपके पास कॉपी पेन है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप दिमाग से यदि आप क्वेश्चन सॉल्व करते तब भी अच्छी बात है। तो बच्चे शुरू करते हैं ना, मैंने ये बात सब लिख दिया है, आपको पढ़ लेना कोई दिक्कत नहीं है, बस आप क्वेश्चन का आंसर दीजिए। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में क्या ख्याल है? क्वेसी एरोमेटिक है? कुछ आना बोल दो। हाँ हाँ है सर। हाँ है। कंफर्म? हाँ सर है। हाँ है। कैसे? आप इसको इधर तोड़िए तो इसमें क्या आएगा? माइनस, और इसमें क्या आएगा? प्लस। तो कितने हैं? 2 2 4 6 पाई इलेक्ट्रॉन। इसका मतलब ये क्वेसी एरोमेटिक है। 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और अभी थोड़ी देर पहले तो मैंने ये क्वेश्चन सॉल्व करा ही दिया।
ये क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 4 तभी सॉल्व करा दिया। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में क्या विचार है आपका? क्या ये एरोमेटिक है? क्वेश्चन एरोमेटिक है? हाँ हाँ सर। ये पाई इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा, मोर इलेक्ट्रॉनिक एलिमेंट की तरफ, तो यहाँ पे प्लस आएगा और यहाँ पे माइनस आएगा, और ये हो गया 2 पाई इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब ये क्वेश्चन एरोमेटिक है। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में क्या ख्याल है? क्वेश्चन एरोमेटिक है? नहीं है। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 7 में, क्वेश्चन नंबर, मेरी बात सुनो, क्वेश्चन नंबर 7 में मुझे पाई इलेक्ट्रॉन किसकी तरफ तोड़ के ले जाना चाहिए? किसकी तरफ? 4 मेंबर, 5 मेंबर रिंग की तरफ कि 6 मेंबर रिंग की तरफ कि 7 में, सॉरी 5 मेंबर की रिंग की तरफ। इधर की तरफ जाएगा बच्चों, तो ये होगा माइनस और ये होगा प्लस, तो इसमें हो जाएंगे 6 पाई इलेक्ट्रॉन और इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन। बच्चों ये दोनों सिक्की हो जाएंगे, तो ये क्वेश्चन एरोमेटिक। मुझे बताइए क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में क्या ख्याल है आपका? वैसे एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन एरोमेटिक है? क्वेश्चन एरोमेटिक? यस क्वेश्चन एरोमेटिक। चलिए बच्चों थोड़ा सा क्वेश्चन एरोमेटिक का मामला खत्म हो गया, थोड़ा सा ये मल्टी साइक्लिक जरा कंपाउंड देख लीजिए, बड़ा सिंपल है बच्चों। इसमें ना केवल जो बाहर का जो पैरामीटर है वही चेक करता है। बाहर का पैरामीटर समझते हैं ना, देखो इसको बोलते हैं पैरामीटर, आउटर पैरामीटर इसको बोला जाता है। पैरामीटर समझते हैं ना, बाहर का पैरामीटर, बाहर की चीज, देखो ना इसको बोलते हैं आउटर पैरामीटर। यही चेक करना है, कुछ नहीं करना, गिन लो 1 2 3 4 5 6, किसमें कितने पाई बॉन्ड अच्छे, तो पाई इलेक्ट्रॉन कितने होंगे? 12, तो ये एंटी एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि 12 पाई इलेक्ट्रॉन पे तो एरोमेटिक तो होता नहीं है। सिंपल है, ये तो आसान क्वेश्चन है। इसमें गिनो कितना आएगा? 14, तो एरोमेटिक है। बच्चों मेरी बात सुनो, जैसे मान लो कि ये क्वेश्चन नंबर 3 आ गया, और क्वेश्चन नंबर 3 में इस रिंग में कोई भी पैरामीटर आप नहीं गिन सकते क्योंकि रिंग में कोई बॉन्ड नहीं है। तो बच्चों क्या किया जाता है ना, उस क्वेश्चन में जो भी ऐसा रिंग है जिसमें कोई पाई बॉन्ड है ना, उसी को काउंट करो। जैसे इसको काउंट करो, इसको काउंट करो। जब आप इसको काउंट करेंगे ना बच्चों, जब इसको आप काउंट करेंगे तो इसमें आएगा 6 पाई इलेक्ट्रॉन, मतलब ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक है। एक बार फिर सुन लीजिए, जब किसी क्वेश्चन में मल्टी साइक्लिक कोई कंपाउंड हो और उसमें पैरामीटर पे आप ध्यान ना दे पाए, जैसे मान लीजिए आप इसमें पैरामीटर गिन नहीं पाएंगे, तो आप किसी एक रिंग पे ध्यान दीजिए, उसके पाई इलेक्ट्रॉन को गिनिए, यदि एरोमेटिक है तो एरोमेटिक है, बात खत्म। क्वेश्चन नंबर 4 के बारे में बताइए जल्दी से, फास्ट। एरोमेटिक। 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 5 के बारे में बताइए, तो नेफ्थलीन आपको पता ही होगा, नेफ्थलीन जानते हैं? एरोमेटिक। 10 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक। क्वेश्चन नंबर 6 के बारे में बताइए। एंटी एरोमेटिक। बच्चों अगर आप एक छोटा सा चीज और बता दो एनुलिन के बारे में, थोड़ा भी सुन लीजिए, नाम सुन लीजिए। एक चीज होता है जिसको बोलते हैं एन्यूलिन्स, आपने सुना होगा कुछ, अगर आपने कोई हाइयर लेवल की बुक पढ़ा होगा तो उसमें लिखा होगा एन्यूलिन 4, एन्यूलिन 6, एन्यूलिन 8। ये होता क्या, मेरी बात सुनिए, कोई भी साइक्लिक चीज, साइक्लिक याद रखिएगा, साइक्लिक में ही एनुलिन यूज किया जाता है, जिसमें कॉन्जुगेशन हो, लेकिन वो हाइड्रोकार्बन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन मतलब वो न्यूट्रल होना चाहिए, उसमें किसी प्रकार का कोई चार्ज नहीं होना चाहिए। बच्चे मुझे बताओ, पहले बताइए साइक्लिक, ये कॉन्जुगेशन है? नहीं, तो ये तो एनुलिन होगा नहीं क्योंकि ये तो कार्बन sp3 है। ये तो साइक्लिक है, लेकिन बच्चों ये हाइड्रोकार्बन नहीं है, ये तो आयन है ना, आयन देखो यहाँ प्लस है, मतलब इसमें भी एनुलिन नहीं होगा। मैं बताना चाहता हूँ एनुलिन ना हमेशा आपको इवन मेंबर की रिंग में ही दिखाई देगा। क्यों? ऑड वाला लेंगे तो आपको नहीं दिखाई देगा। कैसे, जरा देखो, अब जरा देखना, ये हाइड्रोकार्बन भी है, कॉन्जुगेशन भी है, तो बच्चों इसको एनुलिन बोलते हैं। इसका नाम है एनुलिन 4। एनुलिन 4 मतलब इसके अंदर की जो पाई इलेक्ट्रॉन है उसके आगे ब्रैकेट में लगा दिया जाता है, क्योंकि इसमें 2 पाई बॉन्ड है तो इसमें 4 बोलेंगे, एरोमेटिक एनुलिन 4। और ये एंटी एरोमेटिक है, तो आप जानते ही हैं। जैसे बेंजीन के बारे में देखिए बच्चों, बेंजीन का नाम दूसरा नाम होता है एनुलिन 6। क्यों? कि उसके अंदर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और ये एनुलिन भी है। अगर मैं बात करूं जरा इसके बारे में देखिए जाए, क्वेश्चन नंबर 3 के बारे में। क्वेश्चन नंबर 3 का आपको याद रखना है ना, ये डायरेक्ट पेपर में पूछा जाता है, ये इंपॉर्टेंट भी है, जरा देखिएगा, मैं बताता हूँ बच्चों। इसका नाम क्या है? एनुलिन 8 नाम है इसका, एनुलिन 8 है नाम इसका, 8। जरा देखो 1 2 3 4, एनुलिन भी है, ठीक।
बच्चों ये एरोमेटिक है, आपने ऐसा एक्सपेक्ट किया क्यों? क्योंकि 8 पाई इलेक्ट्रॉन में तो एरोमेटिक सॉरी एंटी एरोमेटिक होता, एंटी एरोमेटिक। मैं बताना चाहता हूं बच्चों ना कि यह एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल है, हाईली अनस्टेबल है। ये क्या करता है ना, अपनी प्लेनरिटी को लॉस कर देता है, अपने आप को घुमा के ना ये टब शेप में बदल जाता है। और जैसे ही टब शेप में बदला बच्चों, तो ये प्लेनर से क्या हो गया, नॉन प्लेनर। और मैंने बताया था कि नॉन प्लेनर में कभी कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है, तो ये नॉन एरोमेटिक हो गया। समझ नहीं पाया? एक बार फिर सुनो, क्वेश्चन नंबर 3 इंपॉर्टेंट है, इसको याद कर लो। एनुलिन 8 पाई इलेक्ट्रॉन, आपने एक्सपेक्ट क्या किया कि ये एंटी एरोमेटिक है, और एंटी एरोमेटिक बच्चों हाईली अनस्टेबल होता है। तो ये क्या करता है, सब ये प्लेनर है ना, सबके सब sp2 है। ये क्या करता है, अपनी प्लेनेरिटी को लॉस करके ना टब से बना लेता है। ये टब है, ये टब से बना लेता है। और बच्चों टब से मतलब अब ये प्लेनर तो रहा नहीं, मतलब ये नॉन प्लेनर है। और नॉन प्लेनर में आपको अच्छे से पता है कि कॉन्जुगेशन तो होता नहीं है, और जब कभी किसी में कॉन्जुगेशन नहीं हो तो उसको नॉन एरोमेटिक लास्ट में बोलते हैं। आप देख लीजिए कि यह पहले से स्टेबल हो चुका है। मैंने आपसे बताया था ना, केमिस्ट्री में स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी हो सकता है। देखो ये स्टेबल हो चुका है। ये जो ये कलाकारी कर रहा है ना, मैं बता देता हूँ, नाम हमको पूरा अच्छे से पता है। ऐसा नहीं कि मैं आपको मतलब नाम बोलूँ और आपको बुरा लग जाए, इसलिए रिक्वेस्ट करता हूँ प्लीज। स्क्रीन ठाकुर यार, फिर अश्विन समझ नहीं पा रहा है क्या, स्क्रीन को क्यों छोड़ा? ठाकुर अश्विन कह रहा हूं स्क्रीन पर मत छुआ करो। अब बिना मोबाइल के नहीं पढ़ सकता है क्या? तो बताओ जरा, ये क्वेश्चन याद रहेगा आपको, ये क्वेश्चन सबको याद रहेगा। एनुलिन 8 एंटी एरोमेटिक नहीं है। एनुलिन 8 अपने आप की प्लेनरिटी को लॉस करके टब शेप में बदल जाता है, जो कि नॉन एरोमेटिक। और मैंने बताया था बच्चों कि एंटी एरोमेटिक बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है, उससे अच्छा तो नॉन एरोमेटिक ही सही है। ठीक है, याद रखिएगा, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक्सेप्शन वाला क्वेश्चन है। एक क्वेश्चन एक्सेप्शन का और देख लीजिए, एक क्वेश्चन एक्सेप्शन का और देख लें जिसको आप याद कर लें। जो क्वेश्चन एक्सेप्शन का है प्लीज उसको याद कर लें। जैसे इस क्वेश्चन के बारे में देखिएगा। अब इस क्वेश्चन के बारे में इंपॉर्टेंट बात क्या है, ध्यान सुनिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। बच्चों पहले इस क्वेश्चन के बारे में देखिए। जैसे ये क्वेश्चन देखने में आपको एरोमेटिक लगेगा, ये क्वेश्चन देखने में आपको एरोमेटिक लगेगा। क्यों एरोमेटिक लगेगा, जरा देखिएगा। अच्छा क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन। जरा इस क्वेश्चन के बारे में सब लोग देखिए जरा। ये क्या है ना, बहुत ज्यादा संख्या होगी ना आज, तो इसलिए, वैसे बहुत ज्यादा संख्या तो नहीं है, 11th में इतनी संख्या रहती है। ये लास्ट टॉपिक है, एंटी एरोमेटिक। एरोमेटिक आप चिंता ना करें, ये समाप्त हो चुका है एरोमेटिक। हाँ देखिए इस क्वेश्चन के बारे में हम देखिए, ध्यान देखिएगा इस क्वेश्चन के बारे में। पहले तो इस क्वेश्चन को जरा देखो। इस क्वेश्चन का नाम है एनुलिन 10। मैंने बताया था इवन नंबर में एनुलिन मिलेगा। 10 मतलब 10 पाई इलेक्ट्रॉन। और बच्चों 10 पाई इलेक्ट्रॉन, यदि आपने 10 पाई इलेक्ट्रॉन जानते होंगे तो आपने को बता दूं कि 10 पाई इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टेड से एरोमेटिक होता है, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन मेरी बात ध्यान सुनिएगा। अब ये टेंशन क्या है, जा देखिए, मैं इसको यहाँ से बनाता हूँ तब आपको समझ में आएगा। मैं यहाँ पे बनाऊंगा तभी आपको क्लियर होगा। जा देखिए, ये मैंने ऐसे बना दिया, ये ऐसे बना दिया, और ये ऐसे बना दिया। या मैं अंदर के पाई बॉन्ड को नहीं बना रहा हूं, समझ लीजिए पाई बॉन्ड है। बच्चों यहाँ पे हाइड्रोजन है देखो, और यहाँ भी हाइड्रोजन इसके पास। होता क्या ना कि ये इस हाइड्रोजन के बीच में धक्का मुक्की होता है। और जैसे धक्का मुक्की होता है बच्चों ना, ये दोनों ना आफ्टर प्लेन चले जाते हैं। ये प्लेन के नीचे चला जाता है और ये प्लेन के ऊपर चला जाता है। इसका मतलब ये चीज नॉन प्लेनर हो गया। और बच्चों नॉन प्लेनर में कभी भी कॉन्जुगेशन होता नहीं है, मतलब ये एरोमेटिक नहीं हो पाता, ये नॉन एरोमेटिक हो जाता है। मैं समझ नहीं पा रहा हूं यार, इस हाइड्रोजन और इस हाइड्रोजन के बीच में रिपल्शन होता है, और ये रिपल्शन के कारण ना ये वाले पोर्शन, ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन दोनों आउट ऑफ प्लेन चले जाते हैं। प्लेन मतलब एक प्लेन के नीचे चला जाता है, एक प्लेन के ऊपर चला जाता। और मैंने पहले ही बोला था कि पूरे सिस्टम में कॉन्जुगेशन होगा, पूरा सिस्टम प्लेनर होगा, तभी वो कंपाउंड एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक होता है। लेकिन बच्चों ये बीच वाला सिस्टम तो प्लेन में है ही नहीं, कॉन्जुगेशन होगा नहीं, तो बच्चों ये नॉन एरोमेटिक होता है। तो बच्चों एनुलिन 10 एरोमेटिक दिखता है, लेकिन गलती से एरोमेटिक पे टिक मत लगाना, ये नॉन एरोमेटिक है। क्यों? क्योंकि बीच का हाइड्रोजन प्लेन से बाहर चला भेज देता है। अच्छा जैसे मान लो इस क्वेश्चन को ध्यान देखो। अब इस क्वेश्चन में धोखा कैसे होता है, मेरे जरा मुझे बताओ। ये जो बीच का ऑक्सीजन है बच्चों ने ऐसे लगा हुआ, ऐसे। जैसे मान लो कि रिंग, जैसे मान लो कि ये एनुलिन है और बीच का ऑक्सीजन ऐसा लगा हुआ है, ऐसे डबल बॉन्ड से ऐसा लगा हुआ है। तो बच्चों क्या फर्क पड़ता है,
ये है ना, ये आप इसमें कॉन्जुगेशन कर लीजिए, और बीच का ऑक्सीजन वो आपको तकलीफ देगा नहीं, वो बिल्कुल ऐसे पड़ा रहेगा ऊपर, क्या फर्क पड़ता है? समझ नहीं पा रहे हो? मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये जो बीच का जो ऑक्सीजन है, ये जैसे ये रिंग को प्लेन मानिए, रिंग को प्लेनर मान लीजिए, और इस रिंग के ऊपर ऐसे ऑक्सीजन लगा दिया गया, तो लगाने दो, क्या दिक्कत है? ये पूरा सिस्टम प्लेनर तो है ना, जिसमें आप कॉन्जुगेशन कर रहे हैं भाई साहब, जिसमें कॉन्जुगेशन कर रहे हो वो तो प्लेनर है ना। समझ नहीं पा रहे हो? आप ऐसा समझो कि इसमें बीच में 2 बॉन्ड से ऐसे ऑक्सीजन आपने लगा दिया है, और ये रिंग प्लेनर है, तो जिस रिंग में कॉन्जुगेशन हो रहा है, जिस रिंग में पाई इलेक्ट्रॉन है, वो तो कॉन्जुगेशन का हिस्सा है ना, उसमें तो 10 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, और ये बीच में ऑक्सीजन तकलीफ तो करेगा नहीं, क्योंकि दोनों से ज्वाइंट है ये। भाई पहले हाइड्रोजन अलग अलग था ना, तो दोनों से धक्का मुक्की था, लेकिन ये दोनों से ज्वाइंट है, तो भाई साहब ये बीच में ऐसे पड़ा रहेगा जानबूझ के, इसको कोई दिक्कत नहीं, कोई तकलीफ नहीं करेगा, और इस रिंग में कॉन्जुगेशन मेंटेन रहेगा, ये रिंग एरोमेटिक रहेगा। तो बच्चों ऊपर वाले क्वेश्चन, दोनों वाले क्वेश्चन में अंतर है, इसमें मैंने दोनों बॉन्ड को ऑक्सीजन जोड़ दिया, इसलिए रिंग में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये रिंग प्लेनर भी है, 10 पाई इलेक्ट्रॉन भी है, एरोमेटिक भी है। तो क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में यदि किसी को कोई डाउट है तो पूछ लो एक बार, देख लो 4 और 5 में अंतर है, देख लो साहब। याद रखना ऊपर वाला नॉन एरोमेटिक, नीचे वाला एरोमेटिक है, तो मैंने ये आपका एरोमेटिक का पूरा पोर्शन पढ़ा दिया, एरोमेटिक समाज। अब आप सुनिए ध्यान से, अब एरोमेटिक से कोई भी प्रश्न आप किसी भी क्लास में बैठते हैं, किसी भी क्लास मतलब इसके बाद हायर क्लास में जाते हैं, तब भी बच्चों इससे बाहर नहीं आएगा, मैंने सब पढ़ा दिया। और अब मैं जो डीपीपी दूंगा ना, अब मैं आपको जो डीपीपी देने वाला हूँ, अब मैं आपको जो डीपीपी देने वाला हूँ, उस डीपीपी में एरोमेटिक के एक भी क्वेश्चन हम नहीं बताएंगे, वो सब आपको सॉल्व करना। तो जरा मुझे बता दो, किसी बच्चों को एरोमेटिक में कोई समस्या? एनुलिन समझ में आ गया, एनुलिन किसे कहते हैं? जिस क्वेश्चन में बहुत ज्यादा डाउट है वो समझ में आ गया, काम समझ में आ गया सबको? ठीक है, आगे बात करें। किसी को डाउट तो नहीं है ना? किसी कोई समस्या तो नहीं है ना? देख लो, कोई समस्या हो, कोई डाउट है देख लो। ठीक है, डन, ओके। किसी के मन में कोई डाउट, कोई समस्या तो नहीं है ना? देख लो भाई साहब, कोई दिक्कत कोई समस्या तो नहीं है ना? तो क्या हम लोग रेजोनेंस शुरू करें? रेजोनेंस शुरू करें, सब लोग रेजोनेंस शुरू करने को तैयार हो? कुछ बोलो यार, रेजोनेंस शुरू करें? हाँ सर। तो मैंने एरोमेटिक पूरा पढ़ा दिया, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, जितने भी क्वेश्चन है सब के सब करा दिया। अब उससे एक भी प्रश्न बाहर नहीं जाएगा, मैंने सब पढ़ा दिया। ठीक है, तो थोड़ा मैं उसको शुरू करने से पहले आपको मैं एक चीज दिखा दूं, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। मैं आपको एक चीज दिखा देता हूँ, तो अगर समझने मुझे समझाने में आसानी होगी। बच्चा मैंने ये कल बेंजीन का एग्जांपल सबको दिया था कि नहीं दिया था? कल मतलब जो प्रॉपर के बच्चे उनको फ्राइडे को दिया था, और कल मैंने क्लास में दिया था ना ये बेंजीन का एग्जांपल। जरा सब लोग ध्यान से, ठीक है। अब जैसे मैं थोड़ा सा इसमें थोड़ा बातें कुछ बता दूं, थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट बातें। क्या इंपॉर्टेंट बातें? देखिए, देखो ऐसा, पहले हम बेंजीन के बारे में विचार करते हैं। बेंजीन के बारे में, बेंजीन क्या है, बेंजीन होता क्या है, थोड़ा सा विचार करें यार, ये पार्सल वाले भी नहीं। जरा बेंजीन के बारे में थोड़ा सा बता दूं। देखो कल मैंने बताया भी था, एक बार फिर सुन लो, शेयर कर दूं। ये ध्यान सुनना रेजोनेंस का, मैं फिर कह रहा हूं कि पूरी कहानी, पूरी केमिस्ट्री में ना रेजोनेंस आपको हर जगह दिखाई देगा, यदि वास्तव में आप ऑर्गेनिक पढ़ रहे हैं तब। बाकी तो बोर्ड में तो रेजोनेंस आपने कभी देखा भी नहीं होगा, मतलब देखा होगा लेकिन बिना रेजोनेंस का भी काम चल जाता बोर्ड में, कोई दिक्कत नहीं। अब जरा ध्यान सुनिएगा। तो बच्चों जो आज का टॉपिक है वो है रेजोनेंस। मुझे 10 मिनट इसमें लगातार बोलना है, मैं सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, कोई सोएगा नहीं, बिल्कुल ध्यान से सुनना, आपके कंसेप्ट स्ट्रांग हो जाएंगे। तो रेजोनेंस के पहले हम सबसे पहले बात करते हैं बेंजीन के बारे में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कंपाउंड बेंजीन है, सबसे ज्यादा मोस्ट स्टडीड कंपाउंड है ये। और मैं बताना चाहता हूं कि ये कंपाउंड नॉर्मल पाया जाता है, बिल्कुल ये कंपाउंड लिक्विड फॉर्म में होता है, और ये कंपाउंड बिल्कुल केरोसिन ऑयल की तरह दिखता है, और ये मार्केट में बड़ा आसानी से मिल जाता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यदि आप मार्केट जाते हैं, मार्केट जाके कोई भी बेंजीन खरीद के लाते हैं, और अगर आप लैब में एक्सपेरिमेंट करते हो तो प्रोडक्ट बन जाएगा, इसमें कोई तकलीफ की बात नहीं है। लेकिन बच्चों प्रश्न तो ये नहीं है कि मैं मार्केट से, ये बिल्कुल पाया जाने वाला कंपाउंड है, मार्केट से लेके आओ, आसानी से मिल जाता है, सस्ते दाम में मिल जाता है, सबसे ज्यादा पढ़ा जाने वाला कंपाउंड है। बात ये नहीं है, बात ये है
कि यदि हम एक साइंस के स्टूडेंट है तो मुझे ये बात पेपर पे प्रूफ करनी पड़ेगी कि आखिर में ये बेंजीन ने रिएक्शन किया तो किया कैसे। भाई मुझे मेरी बात को समझोगा। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेंजीन एक रियल मॉलिक्यूल है, केरोसिन ऑयल की तरह दिखता है, लिक्विड होता है, मार्केट से जाओ लेके आओ और लैब में जाओ, लैब में प्रैक्टिकल कराओ, कुछ भी कराओ, प्रोडक्ट बन जाएगा। लेकिन बात ये नहीं है, बात ये है कि आपको पेपर पे इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म लिखनी पड़ेगी, दिखानी पड़ेगी ना बच्चों को, किसी को कि साहब ये रिएक्शन हुआ कैसे। तो बच्चों पेपर पे रिएक्शन मैकेनिज्म बताने के लिए हमें बेंजीन की स्ट्रक्चर भी चाहिए। भाई बेंजीन की स्ट्रक्चर लिखनी पड़ेगी, बेंजीन की स्ट्रक्चर लिखोगे तभी तो बोलोगे इसका ये बॉन्ड टूटा, ये रिएक्शन हुआ, ये प्रोडक्ट बना। मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेंजीन की स्ट्रक्चर डिस्कवर होने में 100 साल से ऊपर का समय लगा। एक मिनट, हेलो हेलो, हाँ बताइए। हाँ कितने देर में आप आने वाले हैं पार्सल लेके? चलो ठीक, ओके ओके। अरे कोई एक टाइम बता दो भैया, 10 बजे, 10:30 बजे। चलो हाँ चलो ठीक है, आ जाए। ओके ओके, चलो देखो। तो बच्चों मैं आपको बताना चाहता हूं कि बेंजीन देखने में ऐसा होता है। बेंजीन आपको पता है, बेंजीन आप तो जब से पढ़ रहे हैं तब से आपको मैं बेंजीन बता रहा हूं कि साहब देखो, बेंजीन एक साइक्लिक रिंग है जिसके अंदर पाई बॉन्ड ऐसे घूमता रहता है। इसको केकुले सामने बताया था। साहब बेंजीन ऐसे दिखता है ना, इसको डिस्कवर करने में ना साइंटिस्टों को ना 100 साल से ऊपर का समय लगा। मतलब साइंटिस्ट को 100 साल से ऊपर बताने में ये लग गया कि बेंजीन एक साइक्लिक कंपाउंड और ऐसे दिखता है। आप हमारी बात को समझिएगा, बेंजीन की ऐसी स्ट्रक्चर बताते समय सब साइंटिस्टों को 100 साल का ऊपर समय लगा। 100 साल के बाद लोगों को लगा अच्छा बेंजीन ऐसे लगता है। और मैं बताना चाहता हूं कि बेंजीन के बारे में ना 400 स्ट्रक्चर लोगों ने बताया। 400 स्ट्रक्चर, 400 साइंटिस्टों ने मिलकर बताया कि बेंजीन ऐसा होता है, बेंजीन ऐसा होता है, बेंजीन ये है, बेंजीन वो है। मतलब बेंजीन की स्ट्रक्चर में 400 स्ट्रक्चर प्रपोज है। अगर आप हायर क्लास में जाओगे ना तो आपको सब बताए जाएंगे कि डिवार ने ऐसे बोला, एनिलिन ने ऐसे बोला, नील बोर ने ऐसे बोला। मतलब सभी ने मिलकर 400 स्ट्रक्चर बनाए। आप देख लीजिए बेंजीन के बारे में डिस्कवर करने में कितना समय लगा होगा। बेंजीन एक एरोमेटिक कंपाउंड है, बेंजीन एक रियल मॉलिक्यूल है। आपके मार्केट में मिल जाएगा, आप कड़ी में जाओगे केरोसिन ऑयल की तरह होगा, सस्ते में मिलेगा। आप उसको लाओ, उसको स्टोर करो, प्रैक्टिकल करो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन साहब बेंजीन दिखता कैसे है, इसको बताते समय साइंटिस्टों को 100 साल का समय लगा, 100 साल से ऊपर का समय लगा। और उस 100 साल में ना 400 स्ट्रक्चर बेंजीन की बनाई गई, 400 स्ट्रक्चर बताई गई। और उसमें जो सबसे ज्यादा, जो मोस्ट पॉपुलर, जो सबसे ज्यादा जो सही स्ट्रक्चर है वो ये है जिसको केकुले साहब ने बनाया था। ठीक है, इतनी ज्ञान की बातें जानना जरूरी है। और आपको मैंने बताया भी था कि केकुले साहब ने 11th की एनसीईआरटी बुक जब आप ओपन करेंगे जिसमें एरोमेटिक कंपाउंड है, वहीं पे केकुले साहब की डीपी लगी है, फोटो यहाँ पे लगा हुआ है। और केकुले साहब का स्टेटस में यहाँ पे केकुले साहब ने एक लेटर लिखा है उन्होंने कि ये उनके साथ ऐसा क्या हुआ था, कैसे उन्होंने बेंजीन की डिस्कवरी की थी। मैं आपको बताना चाहता हूँ, मेरी बात सुनिए बच्चों। बहुत पहले ना किसी को ये नहीं पता था ना कि ऑर्गेनिक मतलब कोई भी कंपाउंड साइक्लिक भी हो सकता था। साइक्लिक के बारे में किसी का कोई विचार नहीं था भाई। पहले बहुत पुराना शताब्दी था, बहुत लोगों के पास टेक्नोलॉजी नहीं थी, लोगों के पास ज्ञान कम था, तो लोगों को पता नहीं था कि कोई भी चीज साइक्लिक हो सकता है। लेकिन जब एक बार क्या हुआ ना कि जब केकुले साहब ने अपने लेटर में लिखा है, आप 11th क्लास की बुक, मैंने बहुत पहले भी बताया था, यदि आप 11th क्लास की बुक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री देखेंगे तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एनसीईआरटी में केकुले साहब का यहाँ फोटो लगा है। और फोटो को जस्ट बगल में उन्होंने अपना स्टेटस लगा रखा, जो आजकल व्हाट्सएप यूज करते हैं आप। लेकिन उन्होंने क्या किया, उन्होंने बुक में ही छाप दिया। उन्होंने क्या बोला कि मैं जब लैब में प्रैक्टिकल कर रहा था, प्रैक्टिकल करते समय बहुत रात हो गई, तो मैं जब ट्रेन से वापस जा रहा था तो ट्रेन से वापस जाते समय मुझे नींद लग गई। और जैसे मैं रात को मुझे नींद लगी तो मुझे सपने आए, और सपने में मैंने क्या देखा, कुछ सांप आपस में खेल रहे थे, और उसमें से कुछ सांप ने अपना पूंछ ना अपने मुंह में दबा रखा था। तो इसी से मुझे ध्यान आया कि अरे यार बेंजीन की स्ट्रक्चर क्यों नहीं हम साइक्लिक के बारे में सोचे। और उसके बाद ही केकुले ने बेंजीन की स्ट्रक्चर पे काम किया और ये स्ट्रक्चर निकल के सामने आया।
मतलब उन्होंने अपने ये लेटर में लिखा है कि ऐसा हुआ था तब जाके बेंजीन की स्ट्रक्चर डिस्कवर की गई। सोचो अगर ऐसा नहीं होता, अगर उनको सपना नहीं आया होता तो अब ये इसको खोजने में 100 साल लगते, पता नहीं अभी तक हो सकता है कि आपके समय में वो डिस्कवर होता कि नहीं होता। आप देखिए केकुले साहब के मतलब ड्रीम आया और ड्रीम में उन्होंने इतना बड़ा काम कर दिया जो आप पढ़ रहे हैं। क्या आप हमारी बात समझ पा रहे हैं? तो खैर ये तो आपको जानना जरूरी था यदि आप नीट के स्टूडेंट है। तो अब काम की बातें शुरू करते हैं। तो मैंने आपको बेंजीन के बारे में बता दिया। बेंजीन बहुत रियल मॉलिक्यूल है, बेंजीन सामने मिलता है, मार्केट में मिलता है, इजिली मिलता है, लेकिन बात उसका नहीं है। बात यह है कि बच्चों बेंजीन तो ठीक है सर, मिलता है, सब कुछ ठीक है, लेकिन बेंजीन वास्तव में हमें पेपर पे वो वर्क करके दिखाना, हमें पेपर पे बताना है कि बेंजीन की कहानी क्या है। निशार्क पटेल, जरा ध्यान से सुनना है ना, जरा बताते हैं। तो देखो सबसे पहले मान लो बेंजीन मैंने ऐसे बनाया, ये मैंने ऐसा बेंजीन बना दिया। ध्यान से सुनिएगा, रिक्वेस्ट करता हूं मैं। मान लीजिए बेंजीन मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। तो मान लो मुझे रिएक्शन कराना, मुझे यहाँ के बॉन्ड को तोड़ना है, तो मैं ये बेंजीन ले लूंगा। लेकिन मान लो सोनागर विपुल को यहाँ के बॉन्ड को तोड़ना है, तो ये बेंजीन तो उसके लिए काम लायक नहीं है, तो क्या करेगा, वो दूसरी स्ट्रक्चर बनाएगा। मेरी बात को समझो जरा। तो सोनागर विपुल ये स्ट्रक्चर बनाएगा, क्यों? क्योंकि उसको पता है कि सर मुझे दूसरे बॉन्ड को तोड़ना है, तो उसको दूसरा पाई इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो सोनागर विपुल अपने बुक में, अपने कॉपी में वो इस प्रकार की बुक बनाएगा और क्या करेगा, यहाँ से रिएक्शन करा के अपना काम कर लेगा। मैं बताना चाहता हूँ कि बच्चों ये भी बेंजीन और ये भी बेंजीन, ये दोनों बेंजीन है, दोनों बेंजीन, इसमें कोई डाउट नहीं है। ये दोनों क्या है, दोनों बेंजीन है। लेकिन अगर आपने केवल एक स्ट्रक्चर बनाया, तो बच्चों आप बेंजीन की पूरी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएंगे। हो सकता है कि आपको ये बेंजीन की जरूरत पड़े, हो सकता है कि आपको इस पाई बॉन्ड की जरूरत पड़े, हो सकता है कि आपको इस पाई बॉन्ड की जरूरत पड़े। अब मेरी बात समझिएगा, यदि आपको बेंजीन को एक्सप्लेन करना है बच्चों, तो आपको इन दोनों स्ट्रक्चर को बनाना पड़ेगा। जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल को समझाने के लिए एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर बनाना पड़े, तो बच्चों समझ लेना कि वहां पे रेजोनेंस हो रहा है। समझ गए? एक बार फिर सुनो, बेंजीन को समझाने के लिए आपको ये दोनों स्ट्रक्चर बनाने पड़ेंगे। एक अकेला स्ट्रक्चर बेंजीन के सभी गुण को नहीं बता पाएगा, बेंजीन की सभी प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। तो जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करने के लिए, उसको समझाने के लिए, उसके गुण को बताने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, तो साहब उसको रेजोनेंस कहते हैं। वहां रेजोनेंस होता है, ठीक है। रेजोनेंस कहाँ होता है, समझ में आ गया? जब भी रेजोनेंस होगा वहां पे आपको उसको समझाने के लिए, उस मॉलिक्यूल को समझाने के लिए आपको एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाना ही पड़ेगा। उसे रेजोनेंस कहते हैं, अब आगे सुनिएगा बच्चों। तो बच्चों आपने बेंजीन की स्ट्रक्चर बनाया, तो ये बेंजीन के जो दो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे 2RS, ये दो, यहाँ पे कितने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है? 2। एक तो ये वाला और एक तो ये वाला, दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर है। बच्चों ये फर्स्ट और सेकंड को क्या कहते हैं? ये फर्स्ट और सेकंड क्या है? ये फर्स्ट और सेकंड आपका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। रेजोनेटिंग मतलब जो अभी तक आप बनाते आ रहे हैं, जो मैंने कॉन्जुगेशन में आपको सिखाया है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है। इसका एक और नाम है बच्चों, इसको कैनोनिकल भी कहते हैं। कैनोनिकल, इसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से जाना जाता है, कैनोनिकल स्ट्रक्चर। बिल्कुल ध्यान से सुनना भाई, है ना बच्चों। सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनो, आपको मैंने इतना कॉन्जुगेशन पढ़ाया, सोनाग विपुल एकदम बिल्कुल सीरियसली स्क्रीन पे ध्यान दे, मेरी बात सुन ले। सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि बिल्कुल स्क्रीन पे ध्यान दो, अपना कोई काम है सब काम छोड़ दो, रिक्वेस्ट करता हूं। एक बार डॉक्टर बन जाओगे ना, एक बार सिलेक्शन हो जाएगा ना, तो जीवन में जिस चीज की जरूरत है वो सब मिलेगा, प्लीज। लेकिन एक बार सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो कोई पूछने वाला नहीं है। बोर्ड में टॉप करके भी ना कुछ नहीं कर पाओगे, 6 महीने बाद आपको लोग भूल जाएंगे कौन टॉपर था। डॉक्टर बनोगे, पूरा लाइफ याद करेंगे कि आप डॉक्टर है। रिक्वेस्ट कर रहा हूँ प्लीज, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मैं आपको रेजोनेंस के बारे में कंसेप्ट स्ट्रॉन्ग करता हूँ, प्लीज सुन लीजिए, क्योंकि पूरी केमिस्ट्री में मुझे इसकी जरूरत पड़ेगी। इसलिए मैं आपको रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप सब कुछ छोड़ के ना प्लीज स्क्रीन पे ही ध्यान दें, अपना सब काम छोड़ दें, ठीक है। आपके पास मोबाइल है, आप जो भी चैटिंग कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हो, बाद में भी कर लीजिएगा। मेरी क्लास ओवर होने के बाद कर लीजिएगा, या बोर्ड के ट्यूशन में कर लीजिएगा प्लीज। मुझे पता है कि ये एक ऐसी उम्र है जिसमें आप ये अपने आप को रोक नहीं पाएंगे, लेकिन प्लीज रोकिए, प्लीज अपने आप को स्टॉप करें, है ना। इसकी जरूरत है, सख्त जरूरत है, नहीं तो मैं तो रेजोनेंस मैं बता रहा हूँ, दिक्कत उधर हो जाएगी। क्या आप हमारी बात को समझ पा रहे हैं? सब लोग समझ गए? प्लीज रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, है ना, ठीक है। निशाक पटेल भैया, मैं तुम्हें नहीं कह रहा हूँ, तो अच्छा लड़का है मुझे पता है, मैं तुम्हारे थ्रू बाकी लोग को बताना चाहता हूँ। जैसे मान लो मैं स्मिथ पटेल को बताना चाहता हूँ, ये ऐसा हो सकता है,
ठीक है, स्मित पटेल मैं तुम्हें भी नहीं कह रहा हूँ, ठीक है, जैसे तेजस पटेल को बताना चाहता हूँ। खैर तेजस पटेल तो कोई दिक्कत नहीं है ना, तेजस पटेल का पीएच 7 मेंटेन है, कोई दिक्कत नहीं, बड़ा अच्छा लड़का है, बिल्कुल न्यूट्रल मॉलिक्यूल है, ना प्लस ना माइनस, कोई टेंशन नहीं है, बिल्कुल पढ़ाई पे फोकस करता है, अच्छा लड़का है, ठीक है। चलो शुरू करते हैं, जरा ध्यान से सुनना, मैं बताता हूँ। तो बच्चों अभी तक हमने आपको जितना भी आरएस सिखाया ना, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर जो कॉन्जुगेटिव स्ट्रक्चर है बच्चों आपको सुन के हैरानी होगी ना कि वो सब के सब इमेजिनरी है, सब के सब काल्पनिक है, सब के सब इमेजिनरी है। मतलब ये स्ट्रक्चर भी इमेजिनरी है, काल्पनिक है, वास्तव में बेंजीन ऐसा होता ही नहीं है, और ये भी स्ट्रक्चर काल्पनिक है, वास्तव में बेंजीन ऐसा होता ही नहीं। तब प्रश्न ये है कि सर तो इसका मतलब क्या हुआ, बहुत पहले जब आप बेंजीन पढ़ाए तो तभी तक आप बेवकूफ बनाते आ रहे हैं, जब ये बेंजीन होता ही नहीं है तो पूरी दुनिया लोग इसी को बेंजीन बनाता है, तो सर ऐसा क्यों, मैं इसके पीछे भी रीजन बता देता हूँ। देखो बच्चों, आपको मैंने बताया था ना कि जब इस बेंजीन ये सामने मैं स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो आपके मन में क्या फील होगा, आपके मन में फील होगा कि यहाँ पे कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन 3 बॉन्ड है, और यहाँ पे कार्बन डबल बॉन्ड भी, यहाँ पे 3 बॉन्ड है, और अब आप ये सोचेंगे कि सब इसकी बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होती है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की होती है, बॉन्ड की लेंथ होती है जो कि एक्सपेरिमेंटली मेजर किया गया है, आपको मेजर नहीं करना है, और इसकी 1.33 होती है। तो आपके मन में क्या विचार है, आपके मन में ये विचार होगा कि बेंजीन में 3 कार्बन सिंगल बॉन्ड है, 3 डबल बॉन्ड है, मतलब 3 की बॉन्ड लेंथ अलग होगी, 3 की बॉन्ड लेंथ अलग होगी। तो मैं बताना चाहता हूं कि जब बेंजीन में बाई एक्सपेरिमेंट किया गया ना, इन बेंजीन, जब बेंजीन में एक्सपेरिमेंट किया गया और बेंजीन के सभी बॉन्ड लेंथ चेक की गई ना, तो बच्चों बेंजीन का सभी बॉन्ड लेंथ सेम निकला और सभी आइडेंटिकल निकला, और वो 1.39 एंगस्ट्रॉम निकला। अब जरा 2 बातें सुनिए, ध्यान सुनिए। पहली बात है, जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा लेविस स्ट्रक्चर की जरूरत हो, वहां पे रेजोनेंस है, बात नंबर 1। बात नंबर 2, जब भी कभी भी किसी मॉलिक्यूल में आपने जो विचार किया है कि ये बॉन्ड लेंथ ऐसा ना ऐसा आना चाहिए, और उससे कुछ अलग आए, जैसे मान लीजिए आपने विचार किया था ऐसा ऐसा, आपने ये एक्सपेक्ट किया था कि बेंजीन में ऐसा बॉन्ड लेंथ होना चाहिए, लेकिन जब भी कभी किसी के बॉन्ड लेंथ के डाटा में गड़बड़ आ जाए तो वहां रेजोनेंस पक्का है। क्यों? क्योंकि रेजोनेंस के कारण ही ऐसा संभव है कि उसका बॉन्ड लेंथ आपने जो सोचा था उससे अलग आए। तो मैंने 2 चीज बताया। 2 चीज क्या बताया कि जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज्यादा स्ट्रक्चर की जरूरत पड़े, वहां रेजोनेंस है। जब भी कभी किसी मॉलिक्यूल के बॉन्ड लेंथ के डाटा, मतलब आपने जो सोचा था उससे जो रियल डाटा उससे कुछ गड़बड़ आ जाए, वहां पक्का रेजोनेंस। 2 बातें समझ में आ गई। मैं अभी और स्ट्रक्चर बताऊंगा। और बच्चों तो इसका जब बॉन्ड ऑर्डर चेक किया गया, बेंजीन का बॉन्ड ऑर्डर आपको पता है बॉन्ड ऑर्डर क्या होता है, डबल बॉन्ड के लिए 2 होता है, ट्रिपल बॉन्ड के लिए 3 होता है, सिंगल बॉन्ड के लिए 1 होता है। तो बच्चों लेकिन बेंजीन का जब बॉन्ड ऑर्डर चेक किया गया तो वो 1.5 आया बेंजीन में। इसका मतलब ये हुआ कि बेंजीन का कोई भी बॉन्ड ना तो सिंगल है ना तो डबल है, बेंजीन में कुछ 1.5 ऑर्डर का कोई बॉन्ड है। कैसे? जरा देखो, मैं बताना चाहता हूँ बेंजीन कैसे दिखता है। बच्चों बेंजीन ऐसे दिखता है। सबसे पहले सिंगल बॉन्ड बना लो, क्योंकि सिंगल बॉन्ड में तो कोई तकलीफ नहीं है। और बच्चों इसका जो 0.5 बॉन्ड है ना, 0.5 ऐसे बना दो। मतलब क्या हुआ, मतलब ये डबल बॉन्ड सभी जगह रोटेट कर रहा है। और देखो ये भी बॉन्ड लेंथ 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1.5, ये भी 1. ये भी 1. सभी की बॉन्ड लेंथ देखो 1.39। वास्तव में बेंजीन ऐसा होता जो मैंने बनाया, मतलब बेंजीन ना ऐसे होता ना ऐसे होता। बेंजीन कैसा होता जो मैंने ऊपर बनाया बच्चों। ये बेंजीन की स्ट्रक्चर ये भी नहीं है, बेंजीन की स्ट्रक्चर ये भी नहीं है। याद रखिएगा, ये दोनों स्ट्रक्चर इमेजिनरी है, दोनों स्ट्रक्चर काल्पनिक है, दोनों को रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कहते हैं, दोनों को आरएस कहते हैं, और आरएस स्ट्रक्चर हमेशा काल्पनिक होता है। ठीक है, आता कोई दिक्कत किसी को? बच्चों ये जो स्ट्रक्चर मैंने बनाया ना, ये जो स्ट्रक्चर बनाया यही आपका रियल स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं रियल हाइब्रिड। और वास्तव में बेंजीन ऐसे दिखता है, इसको बोलते हैं आरएच, और ये रियल होता है। और ये बच्चों ना ये सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, हाईली स्टेबल, मोर स्टेबल होता है। और बच्चों अगर कोई चीज ज्यादा स्टेबल होता है ना तो उसकी एनर्जी कम होती है। क्यों? एनर्जी कम है तो ज्यादा स्टेबल, लीस्ट एनर्जी। यहां तक सबको समझ में आ गया? कोई देख लो, यहां तक किसी कोई तकलीफ है? मेरी बात सुनो। देखो, रेजोनेटिव स्ट्रक्चर कैनोनिकल स्ट्रक्चर के नाम से भी जाना जाता है, ये इमेजिनरी, ये काल्पनिक है। ठीक है। रियल हाइब्रिड वास्तव में वही स्ट्रक्चर होता है जो हमने आपको बना के दिखा दिया। अब सबसे इंपॉर्टेंट प्रश्न सुनो। आपके मन में ये प्रश्न आएगा कि सर यहां तक तो ठीक है, यहां तक तो सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं सर, यहां तक सब समझ में आ रहा है,
लेकिन प्रश्न ये है कि सर जब ये स्ट्रक्चर काल्पनिक है तो आप और हमारे बोर्ड के टीचर सर हर रिएक्शन में ये बेंजीन बना के क्यों काम कर रहा है? भाई साहब ये काल्पनिक है, ये तो बेंजीन होता नहीं है। तो फिर जब भी आप भी पढ़ाएंगे तो आप यही स्ट्रक्चर लेके काम करेंगे। हमारे बोर्ड के टीचर ने भी यही रिएक्शन लेके काम किया है और बुक ने भी यही रिएक्शन लेके काम किया। सर ऐसा कैसे, ऐसा क्यों? मुझे बताइए सर, जब ये काल्पनिक है, ये बेंजीन है ही नहीं, बेंजीन तो ऊपर वाला है, तो सर हम बार बार किसी रिएक्शन में प्रोडक्ट बनाने के लिए हम यही रिएक्शन क्यों लेते हैं, हम ये बेंजीन क्यों लेते हैं या हम ये बेंजीन क्यों लेते हैं? तो बच्चों जरा ध्यान से देखिए, इसका आंसर सुनिए। मुझे एक बात बताइए, जैसे मान लीजिए कोई रिएक्शन करना हो, कोई भी रिएक्शन करना हो, मान लीजिए मुझे कोई रिएक्शन करना और मुझे आपको उसको बताना कि वो रिएक्शन कैसे हुआ, मतलब मुझे उसका रिएक्शन मैकेनिज्म बताना है। तो मैं क्या करूंगा, मेरी बात सुनो। जैसे मान लो मेरे पास कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, ध्यान से सुनना, और मुझे इस पे HCl का अटैक कराना है, मुझे HCl का रिएक्शन कराना है, तो मैं क्या बोलूंगा, साहब ये बॉन्ड टूटा, सुनो मैं क्या बोलूंगा, ये बॉन्ड टूटा तो इस पे आया प्लस और माइनस, मैंने बोला क्या हुआ, H यहाँ पे अटैक कर लिया और Cl यहाँ पे अटैक कर लिया, अब बोलूंगा साहब ये प्रोडक्ट बन गया। तो मुझे एक बात बताओ, मैंने रिएक्शन कब किया? मैंने रिएक्शन तब किया जब मुझे पता है कि ये जो पाई बॉन्ड है ये स्टैटिक बॉन्ड है, स्टैटिक रुका हुआ बॉन्ड है, स्टैटिक बॉन्ड है। इसका मतलब बच्चों स्टैटिक बॉन्ड का ही मैकेनिज्म दिखा पाना संभव है। लेकिन मुझे एक बात बताओ, मान लीजिए कोई ऐसा बॉन्ड है जो यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, घूमता फिरता बॉन्ड है, तो मुझे बताओ इसको तोड़ोगे कि इसको तोड़ोगे कि इसको तोड़ोगे? मैं आपको बताना चाहता हूं, मेरी बात समझिएगा, आप पूरा बात समझिए। रेजोनेंस में बच्चों ना, रेजोनेंस में स्टैटिक बॉन्ड नहीं होता। रेजोनेंस में जो पाई बॉन्ड होता है ना, वो डायनेमिक बॉन्ड होता है, घूमता फिरता बॉन्ड होता है, डायनेमिक बॉन्ड होता है। डायनेमिक कौन सा बॉन्ड होता है? डायनेमिक बॉन्ड होता है, डायनेमिक बॉन्ड। डायनेमिक बॉन्ड मतलब घूमता फिरता बॉन्ड। और बच्चों डायनेमिक बॉन्ड का ना कभी भी ना रिएक्शन मैकेनिज्म दिखा पाना कॉपी पे ना पॉसिबल नहीं है, पॉसिबल नहीं है। कैसे? अगर आप मान लीजिए आपने ये बेंजीन ले लिया, लेकिन आपको पता है कि इसके अंदर का पाई बॉन्ड ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, ऐसे घूम रहा है, तो कौन से पाई बॉन्ड को तोड़ोगे, कौन सा रिएक्शन दिखाओगे? तो बच्चों इसीलिए बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म के लिए, कॉपी पे लिखने के लिए, बच्चों को समझाने के लिए और सभी को बताने के लिए हमें स्टैटिक बॉन्ड लेना पड़ता है। और स्टैटिक बॉन्ड में हमें RS स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है। हमें इस प्रकार के बेंजीन को लेके बताना पड़ता है कि साहब ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड है, ये बॉन्ड टूटा, रिएक्शन हुआ। जबकि ये स्ट्रक्चर काल्पनिक है, हमें ये स्ट्रक्चर नहीं लेनी चाहिए, ये बिल्कुल इमेजिनरी, ऐसी स्ट्रक्चर नहीं पाई जाती है। लेकिन हमारी एक लिमिटेशन, हमारी एक मजबूरी क्या है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन मैकेनिज्म बताने के लिए हमें रुका हुआ बॉन्ड चाहिए, हमें स्टैटिक बॉन्ड चाहिए। इसलिए बच्चों रिएक्शन मैकेनिज्म में ना इन RS स्ट्रक्चर का सहारा लेना पड़ता है, ऐसे स्ट्रक्चर को लेना पड़ता है। क्यों? ताकि हम बताएं कि ये बॉन्ड टूटा, रिएक्शन हुआ और प्रोडक्ट बना। क्या सभी के मन में पिक्चर क्लियर हो गया कि हमें काल्पनिक स्ट्रक्चर का सहारा क्यों लेना पड़ता है? क्यों? क्योंकि रिएक्शन मैकेनिज्म में, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शन बताने के लिए एक स्टैटिक बॉन्ड चाहिए। स्टैटिक मतलब रुका हुआ बॉन्ड चाहिए, और जो कि कॉन्जुगेशन में होता नहीं है। इसलिए बच्चों हमेशा RS मतलब काल्पनिक स्ट्रक्चर का हमें सहारा लेना पड़ता है, जो कि काल्पनिक है। ठीक है, जरा इसकी एक फोटो ले लो ताकि मैं आप आगे और बताना बात शुरू करूं। जरा फटाफट फोटो ले लो, तो जरा फटाफट फोटो ले लो। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? सबने यहाँ फोटो ले लिया? कोई प्रॉब्लम किसी को? देख लो भाई, सबने यहाँ फोटो ले लिया ना? काम के बाद शुरू करें? ठीक है, शुरू करते हैं, ध्यान सुनिएगा। इसे रफ कर देता हूं। आपको अब तो समझ में आ गया कि हमें काल्पनिक स्ट्रक्चर का सहारा क्यों लेना पड़ता है। काल्पनिक स्ट्रक्चर में बॉन्ड रुका हुआ रहता है, स्टैटिक है, जिससे हम रिएक्शन मैकेनिज्म की अपनी बातों को समझा पाए और कॉपी पे देख के बता पाए। किसी भी डायनेमिक बॉन्ड को, घूमता हुआ फिरता बॉन्ड को आप उसकी रिएक्शन मैकेनिज्म नहीं बता पाएंगे। अब एक और बात सुनिए, आपका सबसे फेवरेट एग्जांपल देखिएगा ध्यान से। मैं इसके थ्रू आपको एक और बात बताना चाहता हूं। मुझे बताइए क्या इसमें कॉन्जुगेशन है? कॉन्जुगेशन तो इसका RS भी बनेगा, बना लेते हैं इसका RS। बिल्कुल सभी से रिक्वेस्ट है, थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन प्लीज अलर्ट होकर देखिए। और RS बनाते हैं, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट होगा तो ये बॉन्ड इसकी तरफ जाएगा। बड़ा सिंपल काम है, मैं सिखा चुका हूं। तो मुझे बताइए इस कार्बन पर माइनस आ जाएगा और ये सिंगल बॉन्ड, पहले सिंगल बॉन्ड का स्केलेटन बना लेना चाहिए। हमारा ऐसा मानना है
पहले सिंगल बॉन्ड का स्केलेटन बना लो, यहाँ प्लस आ जाएगा और ये डबल बॉन्ड बीच में शिफ्ट हो जाएगा। बच्चों बताओ यहाँ पे कितने आरएस बने, कितने आरएस बने? 2 क्या ये दोनों आरएस इमेजिनरी है? क्या ये दोनों काल्पनिक है? हाँ इसका मतलब ये हुआ कि ब्यूटाडाइइन ना तो ऐसे दिखता ना तो वैसे दिखता, ना तो ब्यूटाडाइन ऐसे दिखेगा और ना तो ब्यूटाडाइन ऐसे दिखेगा। तो प्रश्न ये है कि तब सर आप RH मतलब जो रियल होता है उसको कैसे बनाते हैं उसको भी सिखाइए, क्योंकि उसकी डीपीपी में आप देने वाला हूं। RH समझते हैं ना? RH मतलब जब भी कभी किसी भी स्ट्रक्चर की एक से ज्यादा स्ट्रक्चर बनाएंगे जो कि सबके सब काल्पनिक हो, तो उसका एक रियल स्ट्रक्चर जो वास्तव में पाया जाता है उसको RH कहते हैं, जो कि रियल है, जो कि स्टेबल है, जो कि एनर्जी कम है, उसको बोलते हैं रियल हाइब्रिड। कैसे बनाते हैं देखिए, मैं कैसे बनाता हूं सिखा रहा हूं, ज्यादा ध्यान सुनिएगा। तो बच्चों क्या करो, सुनो क्या करो ना, मैं नीचे बना रहा हूं RH। सबसे पहले क्या करो, कार्बन के जो स्केलेटन है जो सिंगल बॉन्ड वाला वो पहले बना दो। क्यों? क्योंकि आपको पता है ना रेजोनेंस में कभी सिंगल बॉन्ड तो पार्टिसिपेट करता नहीं है, सिग्मा इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करता नहीं है, एटम की पोजीशन फिक्स होती है, तो पहले वो बना लो, क्योंकि एटम अपनी जगह से भागेगा, इधर उधर तो नहीं। बना लिया। मुझे बताओ, जरा मुझे बताओ, क्या पाई बॉन्ड यहां भी है? क्या पाई बॉन्ड यहां भी है? और क्या पाई बॉन्ड यहां भी है? इसका मतलब पाई बॉन्ड तीनों जगह डीलोकलाइज हो रहा है, तो ऐसे बना दो, ऐसे ऐसे देखो, ठीक है? यहां तक कोई दिक्कत? भाई पाई बॉन्ड तीनों जगह डीलोकलाइज हो रहा है, भाई यही तो वास्तव स्ट्रक्चर है जो वास्तव में ब्यूटाडाइन होता है। मुझे बताओ प्लस चार्ज कहां कहां पे है? मुझे बताओ। अच्छा सबसे पहले बताओ, क्या ये मॉलिक्यूल न्यूट्रल है? फर्स्ट वाला न्यूट्रल है, तो क्या ये भी न्यूट्रल है? न्यूट्रल मतलब जितने प्लस उतने माइनस न्यूट्रल है, ठीक है? और मतलब प्लस और माइनस आया कहां पे? यहां पे पार्शियल प्लस आया और यहां पे पार्शियल माइनस आया। बच्चों ये अभी भी न्यूट्रल है, और इसी स्ट्रक्चर को बोलते हैं रियल हाइब्रिड, मतलब RH, और वास्तव में यही स्ट्रक्चर होता है। एक बात और सुन लीजिए, अपने लाइफ में रियल हाइब्रिड का कोई योगदान नहीं है। मतलब कोई योगदान है क्या? आप बताओ इसकी क्या कर पाओगे आप? मुझे बताओ, यदि आपको GI पढ़ना, कुछ भी पढ़ना, कोई रिएक्शन करना, तो आपको ये रिएक्शन चाहिए, आपको ये प्रोडक्ट चाहिए, ऊपर वाला जो काल्पनिक है, या तो आप फर्स्ट वाला लो या तो सेकंड वाला लो। आपका ये जो नीचे वाला बना इसका कोई योगदान है क्या? आप सोच के बताओ, कोई योगदान है? कोई भी योगदान नहीं। ये तो बस ऐसा हो गया कि आपने एक ब्यूटाडाइन का फोटो चिपका के बस सामने रख दिया, बस। इसके बाद आपका इसका कोई काम नहीं। बस आप लोगों को बताओ साहब ब्यूटाडाइन ऐसा ही होता है, ये रियल है। लेकिन साहब यदि आपको रिएक्शन करना है तो या तो फर्स्ट वाला लेंगे या तो सेकंड वाला लेंगे। क्यों? क्योंकि फर्स्ट और सेकंड में बॉन्ड स्टैटिक रुका हुआ, आप रिएक्शन बता सकते हैं कि ये बॉन्ड टूटा, ऐसा प्रोडक्ट बना। ठीक है यहां तक? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात सुनिएगा, ना सुनिएगा, इंपॉर्टेंट बात यह है कि बच्चों ये जो RH है ना, RH, इस RH की स्ट्रक्चर में, फिर से सुन लीजिए, इस RH की स्ट्रक्चर में ये जो RS होते हैं ना, अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन का मतलब ये हुआ कि इस RH की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में सहयोग देते हैं। समझ में आ गया मैंने क्या बोला? एक बार मैं इस बात को लिखना चाहता हूं क्योंकि ये बात पूरी कहानी चलेगी। मैंने क्या बोला? जरा मेरी बात सुनिएगा। मैंने क्या बोला? सुनिए, मैंने क्या बोला कि RH की स्ट्रक्चर में RS अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन देता है। ध्यान सुनिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, ये बार बार अभी यूज करूंगा। अभी इसी से जरूरत है मुझे, इसी को पढ़ाने के लिए पूरी कहानी चल रही है। अपना कंट्रीब्यूशन देते हैं। कंट्रीब्यूशन देने का मतलब जरा शुद्ध भाषा में सुन लीजिए। कंट्रीब्यूशन देने का मतलब ये हुआ कि RH की प्रॉपर्टी मतलब गुण को एक्सप्लेन करने में हेल्प करते हैं। एक्सप्लेन करते हैं। अब समझ में कंट्रीब्यूशन का मतलब क्या हुआ? एक्सप्लेन करते हैं। क्लियर है? अभी आपने देखा ना ब्यूटाडाइन की जो स्ट्रक्चर है, जो फर्स्ट वाला है वो सेकंड वाला है, वो दोनों मिलके उसका कंट्रीब्यूशन से ही RH बना है। इसका मतलब क्या हुआ? यदि आपको ब्यूटाडाइन की स्ट्रक्चर को बताना है तो आपको पहले और दूसरे की दोनों की प्रॉपर्टी से ही बता पाएंगे। ठीक है यहां तक? बच्चों एक बात और सुनो, ये जो RS होता है ना, मान लीजिए आप जरा एक बात को सुनो, जरा ध्यान सुनना,
जैसे मैं आपको ये स्ट्रक्चर बनाता हूं, जरा देखिएगा। ये स्ट्रक्चर वास्तव में ऐसा ये स्ट्रक्चर जरा ऐसा देखो, ऐसा बनना चाहिए, लेकिन इसको मैं ऐसा कर रहा हूं, ऐसे है ये। तो मुझे बताओ इसका आरएस बनेगा? इसका आरएस बन जाएगा ना, इसका आरएस ऐसा बनेगा, ऐसे बन जाएगा इसका आरएस। कैसे बनेगा बताओ जरा। CH3 डबल बॉन्ड, ये ऊपर चला जाएगा माइनस, और यहाँ क्या आ जाएगा? डबल बॉन्ड। कुछ आना बोल दो यार। मुझे बताओ यहाँ पे कितने आरएस दिख रहे हैं? कितने आरएस है यहाँ पे? 2 तो जरा मुझे इसका RH बना के दिखाओ, RH बनवाओ जरा, तो RH बनाओ। CH3 वही है, ये C भी वही है, ये O भी वही है, ये भी वही है, सही बात है। मुझे बताओ क्या पाई बॉन्ड यहां से लेके यहां तक घूम रहा है ऐसे? ठीक है। और क्या ये पार्शियल माइनस चार्ज यहां भी है और यहां भी है? ये स्ट्रक्चर क्या है? RH। अब जरा ध्यान सुनिएगा, जरा ध्यान सुनिएगा। अच्छा मुझे जरा एक, सभी लोग स्टूडेंट जरा देखो, ये फर्स्ट और सेकंड जो आपका 2 RS है, क्या ये दोनों RS इक्वल दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? दोनों इक्वल है कि नहीं? जरा देख के बताओ तो। इक्वल है, दोनों सेम ही तो है। तो बच्चों इसको बोलते हैं इक्वल RS। इक्वल RS क्या बोलते हैं? इक्वल RS। अब मुझे बताओ ये जो इक्वल RS है, इन दोनों का कंट्रीब्यूशन इक्वल होगा कि नहीं होगा? इक्वल होगा कि मतलब मैं बताना चाहता हूं कि यहाँ पे इस RH को एक्सप्लेन करने के लिए दोनों बराबर सहयोग देंगे, दोनों बराबर बराबर प्रॉपर्टी को शो करेंगे, दोनों बराबर बराबर गुण को बताएंगे। 50% ये बताएगा, 50% ये बताएगा। मेरी बात को समझिए, एक बार फिर सुनिए। RH की स्ट्रक्चर को RS कंट्रीब्यूट करते हैं, मतलब RS RH की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। 2 तरीके से हो सकता है कि RS इक्वल प्रॉपर्टी को शो करे, देखो इस एग्जांपल में देख लो। और हो सकता है कि ऐसा RS हो जो इक्वल प्रॉपर्टी को शो ना करे, मतलब एक ज्यादा प्रॉपर्टी को शो करे, एक कम प्रॉपर्टी को शो करे। कैसे? जरा ऊपर बताता हूं, जरा देखो। ये समझ में आ गया कि नहीं समझ में आ रहा? जरा मैं नीचे भी पहले लिख देता हूं, उसके बाद समझाता हूं। मैंने क्या बोला? मैंने बोला कि आपका जो RS मिलेगा, आपका जो रिजरेटिव स्ट्रक्चर मिलेगा बच्चों, वो 2 तरीके से मिल सकता है। एक हो सकता है इक्वल कंट्रीब्यूटर। इक्वल कंट्रीब्यूटर मतलब ये हुआ कि जो RH की प्रॉपर्टी को बराबर बराबर एक्सप्लेन करे। और एक क्या होता है? अनइक्वल कंट्रीब्यूटर। अनइक्वल मतलब ये हुआ कि जो बराबर शो ना करे। तो हो सकता है इसमें से कोई ज्यादा शो करेगा, कम शो करेगा। अनइक्वल कंट्रीब्यूटर। तो बच्चों अनइक्वल में क्या हो सकता है? अनइक्वल में हो सकता है कि मेजर कंट्रीब्यूटर किसे कहते हैं? मेजर कंट्रीब्यूटर का मतलब होता है जो RH की प्रॉपर्टी को ज्यादा एक्सप्लेन करता है, मेजर कंट्रीब्यूटर। अच्छा, मेजर कंट्रीब्यूटर ज्यादा स्टेबल होता है, और जो ज्यादा स्टेबल होता है उसकी एनर्जी कम होती है, एनर्जी कम। और बच्चों अगर मैं बताना चाहता हूं कि हो सकता है कि अगर एक मेजर हो तो दूसरा माइनर होगा। माइनर कंट्रीब्यूटर मतलब ये हुआ कि RH की प्रॉपर्टी को ये कम एक्सप्लेन करता है। तो बच्चों माइनर कंट्रीब्यूटर आपका लेस स्टेबल होता है, कम स्टेबल होता है। भाई जब इसकी प्रॉपर्टी को कम एक्सप्लेन कर पाएगा तो कम स्टेबल है, और इसकी एनर्जी हाई होती है। तो जरा मुझे एक बात बता दो, जरा इस क्वेश्चन को ध्यान से देखो। इस क्वेश्चन में आपको क्या दिख रहा है? इस क्वेश्चन में फर्स्ट और सेकंड दोनों इक्वल कंट्रीब्यूटर है, दोनों RH की प्रॉपर्टी को बराबर एक्सप्लेन कर रहे हैं, दोनों RH की प्रॉपर्टी के गुण को बराबर एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो बच्चों इसको बोलते हैं इक्वल कंट्रीब्यूटर। इसको क्या बोलेंगे? इक्वल कंट्रीब्यूटर। फर्स्ट और सेकंड इक्वल कंट्रीब्यूटर होता है। ठीक है। अगर इसके ऊपर का एग्जांपल देखिए, सब लोग इसके ऊपर का एग्जांपल देखिएगा ध्यान से, है ना, बहुत इंपॉर्टेंट है इसके ऊपर का एग्जांपल। इसके ऊपर का एग्जांपल देखिए, इसको देखिए बच्चों। अभी मैं बताने वाला हूं ना, अभी मैं सिखाने वाला हूं कि कौन सा RS ज्यादा स्टेबल है, कौन सा RS कम स्टेबल है, अभी मैं सिखाऊंगा। तो उसका रूल नंबर फर्स्ट ये कहता है कि यदि किसी RS के पास नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा है बच्चों ना, तो वो ज्यादा एक्सप्लेन करता है, मतलब वो ज्यादा स्टेबल है। सबसे पहले मुझे एक बात बताओ, ये फर्स्ट और सेकंड क्या आपको बराबर दिख रहा है? पहले हाँ ना में जवाब दो, उसके बाद बात बनी। क्या आपको इक्वल दिख रहा है? नहीं। मतलब साफ साफ दिख जाएगा सर, इसमें 2 पाई बॉन्ड है सर, इसमें 1 पाई बॉन्ड है सर, उसमें कोई चार्ज नहीं है, इसमें कोई चार्ज नहीं है। मतलब आपको इक्वल और अनइक्वल आपको साफ साफ दिख जाएगा। आप चिंता ना करें, आंख बंद करके भी छुएंगे तभी पता चल जाएगा।
तो बच्चों ये तो कंफर्म है कि इसमें से एक आरएस ऐसा होगा जो ज्यादा प्रॉपर्टी को शो कर सकता होगा, और इसमें से एक ऐसा होगा जो कम बताता होगा। मतलब ये पक्का अनइक्वल कंट्रीब्यूटर है। मतलब इनमें से एक ऐसा होगा जो उस आरएच की प्रॉपर्टी को ज्यादा एक्सप्लेन करता होगा, और इनमें से एक ऐसा होगा जो आरएच की प्रॉपर्टी को कम एक्सप्लेन करता होगा। अभी कैसे बताएंगे, अभी मैं सिखाने वाला हूँ, लेकिन मैं आपको हिंट देता हूं कि जिसमें नंबर ऑफ पाई बॉन्ड ज्यादा होता है वो ज्यादा स्टेबल होता है। मुझे बताओ नंबर ऑफ पाई बॉन्ड किसमें ज्यादा है? फर्स्ट में मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, मोर स्टेबल है। मुझे बताओ अगर ये मोर स्टेबल है तो ये क्या होगा? मेजर स्टेबल। तो मुझे एक बात बताओ, अगर ये मोर स्टेबल है तो क्या मैं इसको लिख दूं मेजर कंट्रीब्यूटर? मतलब क्या हुआ? मतलब ये जो आरएस है ना, इस आरएस की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में ज्यादा सहयोग देता है। अगर ये मेजर कंट्रीब्यूटर है तो क्या ये इसकी लेस एनर्जी वाला है? क्या इसकी एनर्जी कम है? हाँ। और बच्चों क्या ये माइनर मेजर, ये माइनर कंट्रीब्यूटर है? माइनर कंट्रीब्यूटर मतलब, अब हमारी बात को समझिए, ध्यान से सुनिएगा, एक बार फिर सुन लीजिए। देखो वास्तव में ब्यूटाडाइन ऐसे होता है, ये आरएच है, लेकिन बच्चों इस आरएच की स्ट्रक्चर को जरा बिल्कुल ध्यान से सुनो। इस आरएच की स्ट्रक्चर को आपका जो दोनों आरएस हैं वो दोनों आरएस मिलके एक्सप्लेन करते हैं, लेकिन इसमें से जो फर्स्ट वाला है वो मेजर कंट्रीब्यूटर, मतलब इसकी प्रॉपर्टी को ज्यादा एक्सप्लेन करता है। जो सेकंड वाला है बच्चों वो माइनर कंट्रीब्यूटर है, मतलब इस स्ट्रक्चर को कम एक्सप्लेन करता है। कुल मिला के इन दोनों स्ट्रक्चर का योगदान आपके आर एच में है। तो बच्चे एक बार फिर सुन लीजिए, जो आर एस होता है ना, आर एस, वो आर एच की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करता है। दो तरीका हो सकता है, या तो वो इक्वल कंट्रीब्यूटर बराबर बराबर एक्सप्लेन करे, या तो अनइक्वल कंट्रीब्यूटर मतलब एक मेजर और एक माइनर हो। मेजर वाला मतलब जो ज्यादा एक्सप्लेन करता है, माइनर मतलब जो कम एक्सप्लेन करता है। मेजर वाला जो बहुत ज्यादा स्टेबल होता है और कम वाला बहुत ज्यादा अनस्टेबल होता है। ठीक है, समझ में आ गया? कोई दिक्कत किसी को? अब सुनो करना क्या हमको, ध्यान सुनना, ध्यान से सुनना क्या करना है। अभी 10 मिनट का मैं आपको ब्रेक भी दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जो 10 मिनट का ब्रेक दूंगा उसमें आप खाली थोड़े बैठेंगे। मैं आपको जरा इस बात को पढ़ भी देता हूँ थोड़ा सा, ताकि मुझे रेजोनेंस के क्वेश्चन कराने में सुविधा हो। जरा देखिए, मैं जरा पढ़ लेता, सब लोग क्वेश्चन जरा बोर्ड पे ध्यान देना, जरा ध्यान सुनना। देखो जरा, जब भी व्हेन ए मॉलिक्यूल, जब कभी किसी मॉलिक्यूल को रिप्रेजेंट करने के लिए दो या दो से अधिक लेविस स्ट्रक्चर की जरूरत हो तो समझ लेना कि वहां पर रेजोनेंस आ चुका है। सभी से रिक्वेस्ट है, स्क्रीन पर देखिए, मैं पढ़ रहा हूँ। 20 में 10 मिनट का ब्रेक दूंगा तो आपको वो चीजें पढ़नी है दोबारा। क्यों? क्योंकि आप क्वेश्चन करेंगे ब्रेक के बाद। ठीक है, अब आगे सुनिएगा, आगे सुनिएगा बच्चों। जो रियल हाइब्रिड होता है, रियल हाइब्रिड मतलब RH, उसके बारे में सुनिए। द रियल हाइब्रिड आइदर कैन नॉट बी ड्रॉ, रियल हाइब्रिड कभी कभी ऐसा भी हो सकता है जिसको हम बना ना सके, लेकिन यदि आप बना भी लेंगे तो उसका कोई यूज हमारे जीवन में नहीं है। क्यों? क्योंकि उसका बॉन्ड डायनेमिक होता है ना, हमें उसकी जरूरत नहीं है, लेकिन बनाना पड़ेगा ना, चूंकि रियल हाइब्रिड। अब आगे सुनिए, ध्यान सुनिएगा बच्चों। द इमेजिनरी स्ट्रक्चर आर कॉल्ड रेजोनेटिव स्ट्रक्चर, मतलब जो आपने रेजोनेटिव स्ट्रक्चर बनाया उसी को इमेजिनरी स्ट्रक्चर कहते हैं, और उसको कैनोनिकल स्ट्रक्चर भी कहते हैं। और एक बात और सुन लीजिए, नन ऑफ द सिंगल आरएस, मतलब कोई एक अकेला आरएस रियल हाइब्रिड के प्रॉपर्टी को शो नहीं कर पाएगा। मतलब क्या हुआ, जैसे अगर आपने सोचा कि एक बेंजीन ले लूं और वो रियल हाइब्रिड को बता पाए, नहीं, अगर आपको बेंजीन को समझाना तो आपको दोनों लिविस स्ट्रक्चर, दोनों आरएस लेना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों आरएस मिलके उस प्रॉपर्टी को शो कर पाएंगे, बेंजीन की प्रॉपर्टी को। एक अकेला आरएस ना कभी किसी आरएस की प्रॉपर्टी को अकेला एक्सप्लेन नहीं कर पाएगा। अब आगे सुनिए, जो आरएस होता है ना, जो आरएस मतलब जो इमेजिनरी स्ट्रक्चर होता है, कंट्रीब्यूट इन रियल हाइब्रिड, मतलब ये हुआ कि वो रियल हाइब्रिड की प्रॉपर्टी को एक्सप्लेन करने में सहयोग करता है। ठीक है, मैंने आपको ये भी बताया था कि ऐसा आरएस जो जिसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा होता है उसको मेजर कंट्रीब्यूटर कहते हैं, उसकी एनर्जी कम होती है और ज्यादा स्टेबल होता है। ऐसा भी तो आरएस हो सकता है जिसका कंट्रीब्यूशन कम हो तो उसे माइनर कंट्रीब्यूटर कहते हैं, उसकी एनर्जी ज्यादा होती है और कम स्टेबल होता है बच्चों। लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है इक्वल वाला। इक्वल वाला मतलब, एक बात और सुन लीजिए, जैसे आप मान लीजिए कि आपने, याद है आपने बनाया था ऐसे बेंजाइल कार्बोकेटायन ऐसा बनाया था, इसे कितने बने थे? 5 बने थे, 5 आरएस बने थे। तो बच्चों जिसके जितना ज्यादा आरएस बनेंगे वो उतना ज्यादा स्टेबल होता है। मतलब ऐसा कोई भी आरएच, इसका भी आरएच हम बनाना सिखाएंगे, जिसके जितना ज्यादा आरएस बनेंगे वो ज्यादा स्टेबल होता है। बच्चों ये भी तो बताया था, कुछ केस में इक्वल कंट्रीब्यूटर भी पाया जाता है। इक्वल कंट्रीब्यूटर मतलब जिसका योगदान बराबर बराबर, उसको इक्वल आरएस के नाम से जानते हैं। एक बात और सुन लीजिए बच्चों, यदि किसी भी मॉलिक्यूल में इक्वल आरएस पाया जाए तो स्पेशली वो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है, सबसे ज्यादा स्टेबल होता है।
इक्वल आरएस का केस देखने के बाद बच्चों आपको सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी टिक लगाना है। और मैं बताना चाहता हूँ इक्वल आरएस आप चिंता मत करें, अपने आप दिख जाएगा, और अनइक्वल भी अपने आप दिख जाएगा। तब मुझे एक बात बताओ, हमारा उद्देश्य क्या है? हमारे पास उद्देश्य है कि सर हमारे पास एक से ज्यादा आरएस है, ठीक है, हमें बताना है कि इनमें कौन सा ज्यादा स्टेबल है। जो ज्यादा स्टेबल होगा वो मेजर कंट्रीब्यूटर होगा, जो ज्यादा स्टेबल नहीं होगा माइनर कंट्रीब्यूटर होगा, बात खत्म। भाई इक्वल कंट्रीब्यूटर तो प्रश्न है ही नहीं, इक्वल कंट्रीब्यूटर दोनों बराबर स्टेबल होंगे। तो हमारा प्रश्न में जो नीट में जो क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इन दोनों रेजोनेटिव स्ट्रक्चर में कौन सा ज्यादा स्टेबल है, कौन सा कम स्टेबल है, और इसी को हम पढ़ने वाले हैं, इसी को मैं पढ़ाने के लिए भी ये पूरी कहानी चलने वाली, ठीक है। तो बच्चों मैं आपको ज्यादा नहीं, मैं आपको 20 मिनट का ब्रेक देता हूँ, 20 मिनट से 25 मिनट, 25 मिनट देता हूँ। 9:15 हो रहा, 9:15 हो रहा, तो 9:15 के बाद होता है 9:20। मेरी दूसरी जो क्लास होगी वो 9:40 पे होगी। 25 मिनट का ब्रेक है, जो भी टांडो करना कर लो, जो भी कुछ करना कर लो, खाना पीना घूमना उमना कुछ भी करना कर लो, किसी को बाहर जाना हो सकता है, किसी की बाहर आदत हो बार बार बाहर जाने की, पड़ोसियों की हेल्प करने में सहायता करो, जो करना कर लो, लेकिन 25 मिनट बाद बिल्कुल फ्रेश होकर दिमाग लाकर बिल्कुल स्टेबल होकर बैठना, और जो खाली होंगे वो क्वेश्चन के प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो सभी को गुड मॉर्निंग, सभी को थैंक यू। एक बार फिर मिलते हैं 25 मिनट के बाद, ठीक है। 25 मिनट के बाद फिर से दोबारा आपको उसी लिंक पे ज्वाइंट होना, आपको दोबारा मिल जाएगा, जैसे भी मिल जाएगा आप ध्यान दीजिए। 25 मिनट बाद, ओके, चलिए थैंक यू। 25 मिनट बाद मिलते हैं दोबारा, तब तक का रिवाइज कर लीजिए रेजोनेंस किसे कहते हैं। ये रफ क्यों नहीं हो रहा है यार?